नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 54 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और रोज की तरह पिछले 53 दिनों की तरह आज एक बार फिर हम एक नए कलाकार के साथ हैं, एक नए मेहमान के साथ हैं जो राजकीय शिक्षक हैं दिल्ली में। और आप जानते हैं पिछले कई वर्षों से देश में अगर किसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो दिल्ली की है। दिल्ली दिल वालों की ऐसा कहा जाता है। और दिल्ली के बारे में कल के शो में जो चर्चा थी कि दिल्ली एक मिश्रित संस्कृति है, जिसे देसी भाषा में हम खिचड़ी कल्चर भी कह देते हैं कई बार। तो दिल्ली में पूरा हिंदुस्तान समाया हुआ है, पूरा हिंदुस्तान दिल्ली में समाया हुआ है। तो आज हम दिल्ली के एक ऐसे शिक्षक श्री सुरेश कुमार जी के साथ हैं। वो कला के शिक्षक हैं यूं तो दिल्ली में, लेकिन शिक्षक से ज़्यादा वो कलाकार मुझे लगते हैं। अपनी कला का जादू उन्होंने भारत में ही नहीं विदेशों में भी बिखेरा है। और इतने अनुभवी हैं वो कि उनसे सीखने को बहुत कुछ है। तो आज हम स्वागत कर रहे हैं दिल्ली से हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री सुरेश कुमार जी का। साथ में रोज की तरह हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़े हैं सीसीआरटी के पूर्व निदेशक और इस शो को अपने मार्गदर्शन दे रहे हमारे गाइड और हमारे विशेषज्ञ श्री गिरीश चंद्र जोशी जी। और मेरे को होस्ट और ऋषिकेश से लाइव हैं श्री मुकेश बोगुणा जी। आप सबका स्वागत है सर। नमस्कार सबका। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो शर्मा सर, ये एक नए तरह का शो है जो अभी तक टीचर्स, केवल गवर्नमेंट टीचर्स के लिए है। पहले तो दिल्ली में समाया हुआ। तो आज हम दिल्ली इको कैसे हो रहा है सर? ये कुछ इको हो रहा है, किसी ने खोला है क्या? तो हम आज सर आपके साथ हैं और आपके अनुभवों का लाभ हम चाहेंगे कि पूरे देश के शिक्षक लें, क्योंकि इस शो को पूरे देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षक, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर के उधर उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट तक, बंगाल तक, हर राज्य के टीचर्स देखते हैं। और टीचर से नहीं सर, वकील भी, शिक्षाविद भी, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी और बहुत तरह के लोग इसको देखते हैं और अपने अपने ओपिनियन भेजते हैं कमेंट्स के थ्रू। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहला कमेंट जो है कलकत्ता से है, मनीषा टीकादार जी का। और दूसरा जो कमेंट है वो कश्मीर से है, फरीदा शोक जी का। तो लोग 7 बजे का इंतजार करते हैं हमारे टीचर्स कि 7 बजे तो हम शो में आए और सबको नमस्कार भेजें और सबसे सीखें, सवाल करें। तो ये शो की खासियत है सर कि गवर्नमेंट टीचर्स के लिए है, गवर्नमेंट टीचर्स के द्वारा है और गवर्नमेंट टीचर्स की बेहतरी के लिए है। तो आपका बहुत विशद अनुभव है सर, शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आभार, अभिनंदन, स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सभी विद्वान साथियों का नमस्कार। जो देख रहे हैं मुझे लाइव, उनका भी मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम चाहेंगे सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं आप दिल्ली में कौन से विद्यालय में हैं सर, किस जगह आपका विद्यालय है? मैं सुरेश कुमार, टीजीटी ड्राइंग। मेरे विद्यालय का नाम है सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये नजफगढ़ से 5 किलोमीटर आगे पंडवाला विलेज के अंदर स्थित है, जो एज ए ग्रामीण एरिया क्षेत्र है। तो बच्चे भी, सामने एक आश्रम है, हंसनगर आश्रम, वहाँ के बच्चे भी स्कूल में आते हैं, गांव के बच्चे भी आते हैं। तो पहली नर्सरी से लेके हमारा स्कूल 12 तक है, 12वीं तक का स्कूल है। और मैं तो उनको ड्राइंग पढ़ाता हूँ। बढ़िया सर। बच्चे होनहार बच्चे हैं सारे, जो लगे रहते हैं मेरे साथ। सर मैं, आप चूंकि दिल्ली से हैं और दिल्ली से शो में आने वाले आप पहले शिक्षक हैं, तो आपसे हम कुछ खास विशेष मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे कला के साथ साथ। तो पहले हम उन्हीं मुद्दों को लेते हैं सर, उसके बाद हम कला शिक्षा पर और आपके अनुभवों पर आएंगे। पूरे देश में दिल्ली का मॉडल इस वक्त एक चर्चा का विषय है और दिल्ली के मॉडल को लेकर के उसमें जो नवाचार किए हैं दिल्ली सरकार ने, खासकर शिक्षा में, बहुत सारे राज्यों के शिक्षक दिल्ली विजिट पर गए हैं, उसको देख के सीखा और उसको अपने राज्यों में लागू करने की कोशिश की है। उसको नाम बदल के या थोड़ा सा उसमें फेरबदल करके, जैसे आपका हमारे यहाँ एक आनंदम स्कीम चली हुई है विद्यालय शिक्षा में, तो वो दिल्ली के मॉडल से थोड़ा प्रेरित है। और ऐसे बहुत सारे राज्यों ने ये सब किया है। और आप चूंकि कई सालों से दिल्ली में हैं, तो सर वो पिछले उन दिनों का दिल्ली के स्कूल और आज के दिल्ली के स्कूल में आप क्या फर्क पाते हैं? सर मैंने जो है ज्वाइन किया था 1994 में, सेम स्कूल में ज्वाइन किया था और तभी से मैं वहीं पे ज्वाइन किया हुआ है। मैंने अभी वहीं पढ़ा रहा हूँ मैं।
पहले की शिक्षा प्रणाली में और अभी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ गई है। पहले क्या होता था कि बहुत सारी चीजें की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी बच्चों को, जो है स्पेशली जो आर्ट के जो बच्चे होते थे, तो पैसे की मारामारी रहती थी, भी पैसे कहाँ से आएंगे, सामान कहाँ से आएंगे। और अब जो है, जब से ये नई स्कीमें चालू हुई हैं, आर्ट के अमाउंट भी आने लगे हैं, कुछ विजुअल आर्ट क्लब बना दिए गए हैं स्कूलों के अंदर। तो क्लब बनाने से भी ये फायदा हुआ है कि जो आर्ट का जो प्रोग्राम है, जो आर्ट का जो सामान है, वो बच्चों को आराम से मिल पाता है। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, जो जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, बड़े निम्न वर्ग के बच्चे आते हैं वहाँ पर, जो बहुत ही गरीब है, मजदूरों के बच्चे हैं वहाँ पर। तो उनके पास शुरू शुरू में मुझे लगता था कि पैसे नहीं होते थे, बच्चे फाइल लेके नहीं आते थे, कलर नहीं होते थे उनके पास में, तो कुछ अमाउंट अपनी जेब से निकाल के कुछ फाइलें लेके आते थे, कुछ कलर लेके आते थे, उनको देते थे हम लोग पहले। तो तभी हमारा काम चलता था, तभी उन बच्चों को हम सिखा पाते थे। क्योंकि बिना कलर के और बिना फाइल के अगर वो कोई काम करें तो वो पॉसिबल ही नहीं था कि वो कुछ काम कर पाए। तो उस दौरान जो है कुछ मैंने फिर पेपर लाके दिए, कुछ फाइलें लाके दी, कुछ फिर कलर लेके आया उनके लिए, तब उनको मैं काम कराता था। और अब जो चेंजिंग जो आया है, अब ऐसा हो गया है कि हम उनको कलर भी देते हैं और फाइल वो लेके आते हैं सिर्फ। और बाकी जैसे कई बार हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का भी पीरियड अगर लगता है, या फिर कुछ को क्राफ्ट सिखाना होता था, कुछ ड्राइंग शीट पॉसिबल मिल जाती थी आराम से, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अमाउंट इतना ज़्यादा आता है कि हमारा अमाउंट आराम से पूरा हो जाता है। जितने ही बच्चे हैं सबको हम फ्री देते हैं, चाहे पेंसिल हुई, चाहे रबड़ हुई, चाहे कलर हुए। मैं तो क्या करता हूँ, कलर की पूरी जो स्केच पेन होते हैं, मोमी कलर होते हैं, क्रियोन्स होते हैं, कुछ कलर पेंसिल्स होती हैं, वो सारे कलर जो है बाल्टी वगैरह में इसमें डाल देता हूँ। जिस बच्चे को जो चाहिए वो ले लेता है और काम करके वहीं रख देता है। पोस्टर कलर हैं वो सामने रखे होते हैं, कुछ ब्रश रखी होती हैं, नल का पानी का वहाँ पे किया हुआ इंतजाम। पहले वो पानी का इंतजाम ही नहीं था, पहले पॉसिबल नहीं था वो सब चीज़ें जो है। अब बच्चे अपने आप सब सामान लेते हैं और वहीं पे काम करके रख देते हैं। तो ये क्या है कि अवेयरनेस होती है बच्चों के अंदर भी, जो भाई अगर जो पहले सामान मिल नहीं पाता था, आराम से उनको सामान मिलता है। क्योंकि आर्ट में ये होता था, जो हमारे गुरुजी थे वो यही बताते थे कि आर्ट के अंदर जितना पैसा डालेंगे उतना ही हम कमा पाएंगे, उसके अंदर उतनी ही हम उसकी पॉसिबिलिटी को बना पाएंगे, उतना ही अच्छा हम काम कर पाएंगे। अगर आर्ट में हम पैसे नहीं करेंगे, मटेरियल नहीं होगा हमारे पास में, तो हम काम कैसे करेंगे? भाई प्लेन पेपर मिल जाएगा, अगर कलर नहीं होंगे तो हम पेंसिल से अगर काम करेंगे। जो है कलर क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनकी क्रिएटिविटी उसको निकल के आती है, उनके जो नेगेटिव जो थिंकिंग है बच्चों के अंदर, वो पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाती है उस चीज़ की। तो जब से ये नई सरकार आई है या फिर जो नई नीति लागू की गई है, तो उससे क्या है कि बच्चों के अंदर नई क्रिएटिविटी भी पैदा हुई है। इस तरह से जब बच्चे आर्ट के अंदर काम करना शुरू किया बच्चों ने, तो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर ऑटोमेटिकली अपना चेंज होने लगी है। उससे क्या है कि रिजल्ट भी अच्छा आने लगा है। फिर कुछ हैप्पीनेस की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं सरकार ने। हैप्पीनेस से भी होता है कि जब सुबह मॉर्निंग में जब चीज़ें आती हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं उस चीज़ को। शुरू शुरू में तो लग रहा था उनको कि इनको बड़ा संभालना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बिना किसी को कुछ कहे, और बच्चों छोटे बच्चे होते थे, छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक होते थे। अब एक टीचर का यही होता था कि उनको मुस्कुरा के ही सारे काम कराने हैं। हमारे टाइम में तो क्या होता था, मुस्कुरा के काम कराना बड़ा मुश्किल काम था। तो शुरू से बड़ी दिक्कतें आई कि मुस्कुरा के काम कैसे कराएं सबसे। भाई कुछ बच्चे ये लगाओ कि पूरी क्लास में से 10-20 बच्चे तो ऐसे होते थे, 2-3 तो ऐसे होते थे वो तो मुस्कुराना बंद कर देते थे शुरू में। तो हम चाहते थे मुस्कुराते, मगर बेटा एक स्माइल का वो लगाओ, अपना अपना लोगो लगाओ, तो कम से कम तुम सोचोगे अच्छा तो ही तो निकलेगा। तो धीरे करके उन्होंने क्या किया, एक स्माइल का यहाँ पे ना बिल्ला टैग बनवाया हमने, स्पेशली मैंने बनवाया शुरू में उसको, कि भाई यहाँ बिल्ला लगा के आप आओगे और तब हम जो है क्लास शुरू करेंगे शुरू में। ताकि वो कम से कम ये होता है कि कभी मैंने नोट किया है जब हम छोटे थे, तो जिस दिन हम वाइट ड्रेस पहन जाते थे उस दिन हमें लगता था यार बड़े तरीके से बैठेंगे, कहीं नीचे बैठा नहीं हमने,
और बिल्कुल साफ सुथरे रहते थे पूरे दिन। तो ये चेंजिंग बच्चों के अंदर आ गई है। वो वाइट कपड़ों से लेके वो जो चीज थी, वो अगर हैप्पीनेस की क्लास ने उन बच्चों के माइंड को चेंज कर दिया है। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये आया नीति के अंदर कि बच्चे खुशी खुशी काम कर लेते हैं। अब हमें उनको डांटना नहीं पड़ता, भाई एक आध बच्चे तो होते ही हैं, उनकी तो छोड़ दो, वो तो खैर ये लगा लो, उन बच्चों के हमें आगे लेके आना है। मैं तो कई बार क्या कहता हूँ, जो अच्छे बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, उनको एक ग्रुप बना देता हूँ उनके लिए कि बेटा देखो, जो जिन बच्चों को थोड़ा काम कम आता है, आप उनकी हेल्प करेंगे। तो क्या होता है, कुछ बच्चे ना कई बार मायूस से बैठे होते हैं, काम कर नहीं पाते हैं उस चीज को लेके। तो ये ग्रुप बनाने से क्या हुआ, वो उनके साथ मिलके काम कर लेते हैं, हंसी खुशी करके। भाई माइंड अगर फ्रेश रहेगा उनका, तो क्या है, एक बच्चा काम कर रहा है, चलो भाई मैं भी कर लेता हूँ यार। तो ये चेंज हो गया उसमें। फिर क्या है, कुछ नए ये हुए हैं कि कुछ उन्होंने शुरू किया है एक अपने उसमें कारोबार से संबंधित, कि भाई इंडिपेंडेंट होकर किस तरह से हम जो है अपने किसी चीज को कर पाए, अपने दिमाग को इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट सेट कर पाए। तो वो कोर्स भी नए तरीके से शुरू किया अभी गवर्नमेंट ने। तो उससे भी क्या है कि कुछ बच्चे जो हैं सोचने लगते हैं हमें क्या काम करना चाहिए, हमें बड़े होकर क्या बनना है। भाई आज के समाज में नौकरी तो सबको मिलती नहीं है। तो इस तरह से जो है हमारी शिक्षा नीति के अंदर धीरे धीरे चेंजिंग तो आ ही रहे हैं। कुछ फैसिलिटी ऐसी थी जो हमें पहले नहीं मिलती थी और वो अब मिलने लगी हैं। हम तो ये कहते हैं कि सख्ताई जरूरी है। सख्ताई से क्या होता है, देखो टीचर भी पंचुअल होता है, टीचर तो पंचुअल थे ही पहले से ही तो, लेकिन क्या होता है कि और पंचुअलिटी जो है, मशीनें लग गई हैं, सबसे बड़ी बात है। जब तक हम उसको मार्क नहीं करेंगे तो हमारी एंट्री नहीं होगी, अटेंडेंस नहीं लगेगी। वो सबसे बड़ा काम, अच्छा काम हुआ एक। तो उससे क्या है कि एक अवेयरनेस रहती है कि हाँ भाई हमें टाइम से जाना है। अगर मान लो कई बार बस लेट भी हो जाए, तभी भी चिंता रहती है, नहीं यार हमें तो बिल्कुल पहुंचना ही पहुंचना चाहिए, कैसे ही पहुंचे। तो फिर क्या करते थे, चलो आज हम लेट हो गए कोई बात नहीं, अगले दिन से हम आधा घंटा पहले निकलते थे कि भाई आज नहीं लेट होना चाहिए। तो फिर उसी हिसाब से हमने अपना जो है टाइम टेबल सेट कर लिया कि हमें चाहे 1 घंटा पहले पहुंचना हो स्कूल में, लेकिन हम पहले पहुंचेंगे। प्रिंसिपल साहब इतने अच्छे हमारे जो है, कभी किसी को कुछ कहना नहीं है, लेकिन काम अच्छे तरह से लेते थे, प्रॉपर तरीके। तो हमें अच्छा लगता है, चलो भाई मेन क्या है कि जब हम किसी चीज की सैलरी लेते हैं तो बच्चों के लिए तो लेते हैं, तो हमें काम भी अपनी ईमानदारी से ही करना चाहिए। तो सर ये हैप्पीनेस प्रोग्राम जो है जी, ये हैप्पीनेस प्रोग्राम में और क्या क्या एलिमेंट थे सर जो नए थे, जिनसे आपको फायदा हुआ स्कूलों को दिल्ली के? मेन क्या था, देखो एक तो हैप्पीनेस से क्या है कि खेल के अंदर वो पढ़ना सीख गए। कुछ हम बाहर उनको ग्राउंड में ले जाते थे, जैसे बड़ा ग्रुप अगर हो जाता था, क्योंकि वो सब चीजें क्या है कि क्लास में पॉसिबल नहीं होती थी, तो उनको हम बाहर ले जाते थे ग्राउंड के अंदर ले जाकर उनको गेम खिलाते थे, ताकि बच्चे जो है कुछ नया कर पाए। क्या होता है कि जब बच्चा घर जाता है एक दिन पहले, कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि बच्चे जो हैं, घर की कोई परिस्थिति हो, किसी की घर में कोई बीमार हो, तो बच्चे क्या है कि जब घर सुबह आते थे तो मायूस से होते थे 1-2 बच्चे उसके अंदर, जो घर की जो यादें जुड़ी होती थी उनके साथ में, तो वो ना अपने आप को सेट ही नहीं कर पाते थे स्कूल के अंदर। हैप्पीनेस से क्या हो गया कि जो 0 पीरियड हमारा लगा, तो 0 पीरियड के अंदर क्या हुआ कि जो और बच्चे थे उनके साथ मिलकर जब उनको गेम खिलाया, जो उनके माइंड में जो चल रहा होता था, कुछ घर की परिस्थिति चल रही होती थी, वो चेंज हो जाती थी ऑटोमेटिकली। तो वो बच्चे भी खुश हो जाते थे कि चलो भाई एक अच्छा काम किया जो है। उससे क्या होता, उनकी बॉडी भी वार्म हो जाती थी कूदने से और कुछ एक्टिविटी करने से, और उनके चेहरे भी खिल जाते थे। ये होता था जब बच्चे अगर मान लो फर्स्ट पीरियड के अंदर अगर फ्रेश हो जाएं, तो उनका पूरा दिन अच्छा गुजरता था फिर। तो सबसे बड़ा फायदा सर ये हुआ कि जो बच्चे क्या होते थे कि हम लोग क्लास में 10 बच्चे ऐसे होते थे भाई जिनकी घर की परिस्थिति लगा लो, कुछ मजदूर के बच्चे थे बेचारे, खाना बना के आते थे। वो रात को मैंने कई बार बात की बच्चों से, मैं कहा क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम नजर आ रहे हो। तो बोलते हैं सर जो है क्या है, मम्मी बीमार है, रात को उनके पैर दबाने पड़ते हैं, वो मजदूरी करके आती हैं, सुबह खाना हमें खुद बनाना पड़ता है, खाना बना फिर हम आते हैं। तो इतना काम करने के बाद में आदमी कोई कैसे मुस्कुरा सकता है? बिल्कुल। लेकिन बाद में ये हुआ धीरे धीरे करके उन्होंने इसको मुस्कुराना सीख लिया, तो वो बच्चे बड़ा खुश हुए, सर बड़ा चेंज हो गया है, हमें भी आके बड़ा मजा आता है। वाह,
ये हैप्पीनेस का प्रोग्राम सर आपकी मुस्कुराहट पे भी दिख रहा है मुझे इसका असर। हाँ सब चेंज तो आ ही जाता है, देखो सब चीज के अंदर, देखो बिना चेंज के तो कुछ होता ही नहीं है। जी जी। और क्या है कि तो सबसे बड़ी बात क्या होगी सर, एक टीचर की और बच्चों की कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो चीजें जो बहुत जरूरी चीजें हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर वो बहुत सी सारी चीजें हैं, वो कनेक्टिविटी बनने वाली बात है। अभी जो नई शिक्षा नीति लागू की है, जो शिक्षा मंत्रालय हमारा चेंज हुआ है, वो बहुत अच्छा काम हुआ है। उससे जो बच्चे ऐसे थे, जी जी, मैं जी यही सर, जानना चाहता कि जो शिक्षा आपके आपके दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने जो जो अलग सा काम किया है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय है, एक तो हैप्पीनेस प्रोग्राम हाँ, था, इसके अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम थे सर, जरा उनके बारे में हमारे देश के सभी शिक्षक जानना चाहते हैं। मैंने बताया ना इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाली जो बात कभी की है, कि बच्चे जी जो जी। बड़ी क्लास के जो बच्चे हैं उनको पैसे देते थे 1000 रुपए, कि भाई ये आपने अच्छा 1000 रुपए ले लो और ग्रुप के अंदर आप इससे कोई भी बिजनेस करके दिखा दो। तो उनको अच्छा 1000 रुपए दे देते थे भाई, 1000 रुपए आपने, और उनको ये बोल देते थे कि जरूरी नहीं है कि आप इनके 1000 वापस करोगे गवर्नमेंट को, अच्छा। आपने वापस भी नहीं करने हैं, आपने वाह। लेकिन बिजनेस करके दिखाना है। कैसे दिखाओगे आप इसको बिजनेस करके? हम्म। तो बच्चे कहते हैं यार ये तो बड़ा बड़ा अच्छा प्रोग्राम हाँ, ये बड़ा रोचक भी है सर। है ना, क्योंकि जी बच्चों पे क्या है कि अगर हम उनको बोल दें कि नहीं नहीं आपने तो काम करना ही करना है, 1000 रुपए जो आपके दे रहे हैं आपने 2000 देने हैं, जी। तो वो तो काम कर ही नहीं पाएगा, वो तो टेंशन में ही हो जाएगा कि यार क्या करूं मैं, है ना। बिल्कुल तो उसी की बिल्कुल। जो है नई नई चीजें बच्चों के अंदर पैदा हो जाती है। फिर बच्चे घर में सलाह करते हैं, ग्रुप बना दिया उनका भाई 3 बच्चों का, 4 बच्चों का, जितने बच्चे 2 बच्चों का, कि भाई जो है जी हमने मिलके प्रोग्राम करना है। टीचर ने सिर्फ देख रेख करनी है कि बच्चे सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो जी। सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लेकिन टीचर का कोई रोल नहीं है इसमें। पैसे आए, टीचर ने उनको दे दिए भाई ये पैसे तुम्हारे हैं, अब तुम ग्रुप में सोचो कि तुम्हें करना क्या है। तो वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था एक। तो इससे बड़ा कोई रोचक अनुभव आपको रहे होंगे सर, कोई है सर जो आप बता सकें हमको? सर जब मैंने 94 में ज्वाइन किया था, जी क्या हुआ, मेरे को 6ठी से लेके 8वीं तक क्लासेस दी गई थी भाई, जो टीजीटी है तो ये क्लासेस दें। तो कई बार क्या होता है जब अर्जमेंट लग जाता ना, अर्जमेंट लगा हाँ। देते हैं, जो वो आता नहीं है। जी जी। फर्स्ट टाइम मेरा अर्जमेंट लगा दिया कि पहली दूसरी क्लास के बच्चे थे उनमें लगा दिया कि सर आज आप जो है इनकी क्लास लीजिए। तो मैं कहा चलो भाई ये भी एक चैलेंज है, छोटे बच्चे हैं तो बड़ा मजा आएगा इनसे बात करके। जी तो मैंने इनको बोला बेटा जो है अपने बारे में बताया कि मैं ड्राइंग पढ़ाता हूँ बड़ी क्लास को और ऐसे ऐसे कलाकार भी हूँ, आपने जो अच्छा लगता है वो बना दो। जी। क्योंकि ये होता है कि आर्ट में हम किसी को बांध नहीं सकते, किसी बच्चे को भी कि हमने क्या बना, जबरदस्ती किसी आर्ट हम करा भी नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बच्चों ने क्या है कि अपने आप कुछ ना कुछ बनाया। तो एक बच्चा था जो है, तो मैंने देखा बड़ा अच्छा उसने पूरे पेज को ना भर रखा था। जी ये बड़ा अच्छा लगा, मगर लाइन बड़ी अच्छी लगा रखी है बच्चे ने। समझ में कुछ नहीं आ रहा था मुझे, देख के लग रहा था कि बच्चे ने भर तो रखा, बना रखा, बहुत सारी चीजें बना रखी है इसके अंदर, लेकिन क्या बना रखी है वो नहीं समझ में आ रही थी अभी इसको मुझे। तो मैंने बच्चे पूछा बेटा क्या बनाया है, तो बच्चे का जवाब, छोटा बच्चा था, बड़े अच्छे से बताया सर मैंने ये ना चाय की दुकान बनाई है वाह। और इसके ऊपर चाय, हाँ इसके ऊपर चाय बन रही है, और सर ये देखो ऊपर से गैस भी निकल रही है इसके अंदर से। अच्छा। तो मैंने कहा वाह तुमने बड़ा अच्छा काम किया बेटा। और सर ये साथ में जो ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये लोग बैठे हुए हैं चाय को उबलते हुए देख रहे हैं वो लोग। वाह बहुत बढ़िया, क्या इमेजिनेशन है। मतलब मैंने ये देखा कि वो इमेजिनेशन जो बच्चे ने देख के लग रहा था कि कुछ कर रखा है इसने, लेकिन क्या कर रखा है वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो इमेजिनेशन जो पावर जो थी बच्चे की बहुत स्ट्रांग थी उसकी, बच्चे की। जी। तो मैंने बड़ी तारीफ की इस बच्चे की, मैंने बेटा तुम्हारी तो बहुत अच्छी ड्राइंग है और तुम्हारी जो सोचने की जो पावर है वो बड़े बड़े भी नहीं सोच पाते इस तरह से। जी। मगर देखना तुम जाके जाके कहीं ना कहीं तुम्हारी ड्राइंग बड़ी अच्छी होगी, तुम कहीं ना कहीं आर्ट से जुड़ोगे।
आज मेरी अच्छा। बात ये लिखवा लो। तो उस बच्चे ने उस समय इतना गौर नहीं किया, छोटा बच्चा था, उसे कुछ समझ नहीं थी, हंस के उसने टाल दिया। लेकिन मैं उस बच्चे को नोट करता रहा। जी। हमारे स्कूल में 12वीं तक बच्चा रहा वो, उसको अच्छा। मैं नोट करता रहा कि चलो ये बच्चा देखते हैं क्या बनता है आगे जाके। जी जी। जब उसने फिर एडमिशन लिया जामिया के अंदर, आर्ट कॉलेज से ही जो है BFA का हो अच्छा। गया, कंप्लीट हो गया। तो बड़ी खुशी होती है कि देखो, कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो बच्चे जी की जी। वो जो सोच थी, जो आइडिया थे जो है, वो मुझे नजर आने लगे थे कि बच्चा बड़ा पावरफुल बनेगा आर्ट के अंदर। तो आपके पाँव किस गुरु को नजर आए थे सर जब आप छोटे थे? क्या सर? जब अच्छा, आप छोटे थे आप आपके भी पाँव किसी मेरे गुरु साथ को ऐसे ही नजर आए होंगे? क्या था मेरे साथ सर जो है, जब मैंने तो सारी अपना बचपन जो है वो, मतलब जन्म मेरा हरियाणा में हुआ, कौन सी बात गांव है रेवाड़ी के पास। जी। और मेरी सारी एजुकेशन जो हुई है वो नारायण गांव के एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, नगर निगम का स्कूल होता था पहले। जी जी। तो 5वीं तक बोर्ड के एग्जाम होते थे उस समय। तो बोर्ड के एग्जाम हमने दिए, पास हुए। उसके बाद एक स्कूल था दिल्ली गवर्नमेंट का ही, तो छठी से लेके और 7वीं तक 2 क्लास मैंने जो वहां पढ़ी नारायण गांव के अंदर ही। जी। उसके बाद वहां पढ़ने के बाद में फिर मैं, हमारा जो है पापा का ट्रांसफर, यहाँ जमीन बना ली थी हमने कमल पार्क में, पालम विलेज के पास ही था। तो यहाँ पर एक नया स्कूल बना था सागरपुर के अंदर। तो वहां मैं आया, मैंने देखा कि वहां कोई बच्चा ही नहीं था उस स्कूल के अंदर, नया स्कूल बना था। एक अच्छा। पहला बच्चा था जो वहां खाट लेके आता था सामने वाले घर से, और टीचर तो थे हमारे हेडमास्टर साहब, उनको बैठाता था, खुद सामने बैठकर पढ़ता था 1 महीने तक लगातार। मेरा डेली रूटीन ये रहता था कि मैं सामने जाके बैठता था और खाट लेके आता था उनके लिए बैठने के लिए, और स्कूल के बाद रखने भी जाता था उसको वापिस। वाह। 1 महीने के बड़ा बाद रोचक जब है। और दूसरे स्कूल से जो ट्रांसफर के बच्चे आए, तब जाके सारा स्कूल प्रॉपर तरीके से लगा। जी। उस समय मेरी ड्राइंग जो है अच्छी थी, और जो और बच्चे थे मेरे साथ वाले वो बोलते थे सर सूरज जी मेरी ड्राइंग बना दो, मेरी बना दो। अच्छा। तो क्या होता था कि जब हम ड्राइंग काम करते हैं तो जो हमारे साथ वाले बच्चे होते थे, दोस्ती होते थे सारे लोग, तो उनकी ड्राइंग भी बना जी। देता था मैं जो है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मेरा जो हाथ है वो फाइन हो गया काम करते करते। कई बार हम्म। कहते हैं ना, जब हम प्रैक्टिस चीज की करते हैं तो बिल्कुल हमारी बिल्कुल। लाइफ भी के अंदर जो हमारे हैंड है वो भी हमारे साथ काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ। क्योंकि कहते हैं ना, हाथों के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। उसी तरह जब हाथ से रेगुलर हम इस चीज को बनाएंगे या उस तरह का काम करेंगे तो क्रिएटिविटी आंख बंद करके भी निकलती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ जुड़ गया वो काम भी, मेरी ड्राइंग अच्छी हो गई। तो फिर मैंने 12th पास की जनकपुरी के स्कूल से, डी ब्लॉक जनकपुरी जी। से। पास करने के बाद में मैंने सोचा यार किसी कॉलेज में जाना चाहिए, किस कॉलेज में जाएं। तो सलाह ली, घर में सलाह ली पापा मम्मी से। तो हमारे मामा जी थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं तू ऐसे कर, तो दिल्ली कॉलेज जो बाट है वहाँ एडमिशन ले ले। तो उसमें क्या था, बड़ा टफ होता था, एडमिशन बड़ी मुश्किल से होता था। तो मैंने जी। कहा चलो इंटरेस्ट दे देते हैं, अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे आगे जो किस्मत में होगा। तो फर्स्ट टाइम में ही मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। वहाँ 3 बढ़िया। सब्जेक्ट होते थे, पेंट, स्कल्पचर और अप्लाइड आर्ट। तो मैंने स्कल्पचर लिया। तो क्या होता है कि जब हम मिट्टी से काम करते हैं, बचपन से मिट्टी से हमें काफी खेले हैं, तो हमें लगता है यार स्कल्पचर लेना चाहिए। स्कल्पचर क्या है, एक 3D चीज है जो हमें 3 तरह से सोचने की पावर देता है कि हम किस तरह से उसके आगे देख सकें, पीछे देख सकें, साइड में देख सकें। 3 डायमेंशन होता है स्कल्पचर। कई बार हम पूरा घूम के 4D तरीके से भी देख सकते हैं उसको जो है। तो फिर मैंने स्कल्पचर बिल्कुल। लिया, और फिर मैंने तो BFA सर। किया वहीं से जो है 4 साल का। जी 2 साल की फिर मैंने मास्टर्स की। 1 जी। साल मैंने रिसर्च किया नेशनल अकादमी से। वाह। तो ये सारे काम करने के बाद में फिर मेरा एडमिशन हुआ गढ़ी स्टूडियो के अंदर। एक बढ़िया। गढ़ी स्टूडियो है जहाँ काफी सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम करते हैं। जी। जो हमारी संस्था है ललित कला अकादमी, उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो वहां पर क्या है कि काफी सारे आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया से आके काम करते हैं। सर मैं जो सवाल मेरा था वो मूलतः ये था कि जो 1,000 रुपये वाली स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट की आप जिसकी चर्चा कर रहे थे, मैं उसके अनुभव जी जी। जानना चाह रहा था कि क्या बच्चों ने कुछ उसमें, कुछ बच्चों ने ऐसा किया है कि जो आप बता सकते हो हमको, हमारे दर्शकों को? क्या हुआ सर, हमारे यहाँ पे आई थी स्कीम जो है, लेकिन जी। हमारे स्कूल में वो ना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई।
क्योंकि बच्चे क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, तो हमारा जो पैसा आया था हमारे स्कूल में वो वापस जो है गवर्नमेंट, कई बार क्या होता है कि कुछ स्कीम ऐसी होती है वो फिर उस स्कूल से उठा लेती है। तो कुछ स्कूल ऐसे थे जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल लगा लो या वैसे लगा लो, उनसे वो पैसा वापस गवर्नमेंट के पास चला गया, तो वो मौका हमें नहीं मिल पाया। लेकिन उनकी चर्चा जो है होती रही, काफी दिन तक चलती रही, भाई ये करना है, प्लान मीटिंग होती रही, बच्चों से हम मीटिंग करते रहे, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन वाली जो बात थी ना वो हमारे स्कूल में नहीं हो पाई उस तरह से। अच्छा अच्छा। हमारे बोल रहे हैं कि फिर जी सर, हमारे एक दर्शक है, वो खुद भी कला शिक्षक है और इस शो में आए थे पहले, मोहन चौहान जी। उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण कमेंट किया है, लिखते हैं कि स्क्रीन पर भी आप पढ़ सकते हैं कि शिक्षा पर नीतिगत और व्यवहारिक निर्णय की कमेटियां जो होती हैं वो उसमें शिक्षा से जुड़े लोग हों तो सुधार की गुंजाइश बनती है, लेकिन दुरुपयोग से अधिकतर इन स्थानों पर जो लोग होते हैं उनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, वो कह रहे हैं। आप सहमत हैं? नहीं, सही कह रहे हैं ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, जो बच्चे बेचारे आगे आने वाले होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो बच्चे आगे नहीं आ पाते इस तरह से। हमें भी लगता है यार बच्चों ने इतना अच्छा काम किया, हमारे बच्चे फर्स्ट क्यों नहीं आए। कई बार कंपटीशन बच्चे हम लेके जाते हैं और लगातार हम लेके जाते हैं, तो हमें देख के लगता है बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, ये फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड आना, थर्ड भी आना चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए, लेकिन बेचारा बच्चा कुछ नहीं आ पाता। तो ये चीजें तो जो है हमेशा चलती आई है और ये चलती रहेगी, इनका तो कोई तोड़ है ही नहीं। दरअसल क्या होता है कि जो जज आता है तो उसको हम चैलेंज भी नहीं कर सकते किसी तरह से भी। तो ये सर मैं नीतियां हैं, हाँ नीतियों सर, लेकिन दिल्ली सरकार का चूंकि बड़ा इस वक्त चर्चा चल रही है, तो ये एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, बतौर कला शिक्षक आप कला पढ़ाते हैं बच्चों को, ये सामान्य बात है, लेकिन उसके अलावा जो विषय हैं, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विषय है, तो उन विषयों में कला की शिक्षा क्या योगदान दे पाती है, कैसे दे पाती है सर, ये थोड़ा सा आप समझा पाए तो। ये चर्चा ज़्यादा होती है हमारे उसमें, जो है जो दूसरे टीचर होते हैं वो तो इसको समझते नहीं, भाई आर्ट वाला भी कोई टीचर है, वो सोचते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट दे देंगे ऐसे ही। लेकिन मेन क्या है, जैसे मैथ ले लो, जब तक उसमें जो है कौन लाइन नहीं होगी तो मैथ की ड्राइंग नहीं हो पाएगी। जी जी। अगर उसमें से उन सब लाइनों को हटा दिया जाए तो मैथ तो बेकार हो गया सर। अभी जो नई शिक्षा नीति जो आई है सर, उसमें यही कहा गया है कि कला को सभी विषयों से जोड़ दिया गया है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात अभी होने वाली है। हमारी जो नया शिक्षा का जो चेंज किया है इन लोगों ने, अभी जो है नया नया चेंज हुआ है फॉर्मेट जो है, उसके अंदर ये कर दिया गया है कि जितने भी आर्ट की हमारी जो आर्ट है उसको सब सब्जेक्ट से जोड़ दो, ताकि आने वाले जनरेशन में अगर बच्चे आर्ट करेंगे उनका माइंड भी शार्प होगा, वो अच्छा सोच भी पाएंगे, अच्छा क्रिएटिविटी भी कर पाएंगे, सृजनात्मक भी उनके दिमाग में रहेगा, पॉजिटिव भी वो रहेंगे जो है। तो आने वाला जो भी चलेगा उसमें क्या है कि सारी चीजें जुड़ जाएगी ऑटोमेटिकली अपने आप ही। लेकिन क्या है कि जो हमारे तो दूसरे टीचर है वो तो सोचते हैं कि चलो आर्ट वाले ठीक है ऐसे चल जाएगा जो है। कई बार हम ये भी बहस करते हैं, देखो आर्ट एक ऐसी चीज है जिसको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। कई बार हमारी बहस भी हो जाती है उनसे, बहुत बढ़िया बात आपने, क्योंकि आर्ट एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है सर। आप कहीं भी जाओ, आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, आप ड्राइंग बनाओ और मांग लो। क्या बात है। तो चर्चा हो जाती है, उनसे बहस हो जाती है। वो कहते नहीं आर्ट वाले तो आप तो ऐसे हो यार, आपको इतनी नॉलेज नहीं है। तो हम ये कहते हैं जब तक डायग्राम बनाओगे नहीं, आप सोशल साइंस के अंदर नक्शे बनाओगे नहीं तो कैसे बनाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैथ में जब तक आप लाइन नहीं लगाओगे तो कैसे बढ़ाओगे इसको। इंग्लिश के अंदर जब तक हमको चित्र दिखाएंगे नहीं तो बच्चे समझ कैसे पाएंगे। हिंदी के अंदर भी वही हाल है, तब हमको दिखाते हैं बेटा देखो ये एप्पल है, तभी तो बोल पाएंगे कि एप्पल है, ऐसा होता है एप्पल जी। ये तो बहुत जरूरी है कि हर सब्जेक्ट के साथ आर्ट का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपने शिक्षा नीति को आगे ले जाना है, बच्चों को पॉजिटिव करना है, अच्छी सोच उनके अंदर पैदा करनी है, अच्छा कल्चर उनको देना है, हमारी संस्कृति की पहचान उनको देनी है, तो आर्ट को उनसे जोड़ना ही चाहिए पड़ेगा, वरना इसका जो है कोई हल नहीं है। अगर आर्ट से हम उनको जोड़ देते हैं सब्जेक्ट को तो वो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। तो मेरा तो यही मानना है। लेकिन जो मैं सोचता था वो अभी
नई शिक्षा नीति में कर दिया है गवर्नमेंट ने कि हर बच्चों के अंदर जो है क्रिएटिविटी आनी चाहिए, हर बच्चों के अंदर काम करने की क्षमता आनी चाहिए, हर बच्चे को जानने का अधिकार है, सब चीज का जो है किस तरह से करें। तो अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, और अभी ये नीति अगर लागू हो गई है, और आने वाले देख लेना 1-2 साल के अंदर ये हर बच्चे जो है, जो क्राइम जो हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि आर्ट हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितने भी चीजें नेगेटिव हमारे दिमाग में आती है उनको चेंज कर देती है। तो अभी देख लेना कि 1-2 साल के अंदर बड़ा बदलाव हमारी कम्युनिटी के अंदर आ सकता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी सोचने की शक्ति बहुत पावरफुल हो जाएगी, हमेशा आदर करेंगे एक दूसरे का। वर्षा कुछ कहना चाह रहे हैं, वो गिरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सुरेश जी, मेरे को जब लगता है, जब आप आर्ट की बात कर रहे हैं और आपने आर्ट को रेफरेंस दिया पेंटिंग से कि आप इंग्लिश की क्लास में, हिंदी की क्लास में, लेकिन आर्ट का मुझे ये लगता है कि आपका आर्ट से मतलब है, क्योंकि आप स्कल्पटर भी हैं, आप एक पेंटर भी हैं, आप एक आर्टिस्ट भी हैं, तो आर्ट से पूरा मतलब है। म्यूजिक भी, उसको भी कोई भाषा की आवश्यकता नहीं चाहिए, थिएटर उसको कोई आवश्यकता नहीं चाहिए। तो आर्ट जो है वो समग्र रूप में दीजिए। आर्ट से मुझे लगता है कि आपका मतलब समग्र रूप है, नॉट ओनली पेंटिंग, आर्ट इज म्यूजिक, डांस, ड्रामा, थिएटर, सब। जी जी, सब आ गए उसमें, डांस, ड्रामा, थिएटर, विजुअल आर्ट आ गया। आप थोड़ा कह रहे थे पेंटिंग पे जोर दे रहे थे, तो मेरा मतलब है कि हमारे जितने एक्सपर्ट आए, हमने उन सबके साथ भी चर्चा की, तो आर्ट जो है वो समग्र रूप में देखा जाए, क्योंकि आर्ट में, भारत में आर्ट जो है वो एक विशेष है। हमारा देश में आर्ट जो है वो इंटीग्रेटेड है। आर्किटेक्चर जो है वो स्कल्पचर पे बेस है, स्कल्पचर जो है वो पेंटिंग पे बेस है, पेंटिंग जो है वो साहित्य पे बेस है। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो और किसी देश में आपको नहीं मिलता, सिर्फ भारत को छोड़ के। इसलिए जो आपका मतलब आर्ट से लिया जाए वो पूरा समग्र लिया जाए, समग्र जी। और वही आपने किया है दिल्ली में, वही शिक्षा नीति में। और मैं नाम नहीं लेना चाहिए, मनीष सिसोदिया जी जो बहुत उनका नाम हुआ, और उन्होंने काफी दिल्ली असेंबली में, विज्ञान भवन में एक HRD ने, उस वक्त HRD था, शिक्षा मंत्रालय, एक बहुत बड़ी मीटिंग पूरे देश के लेवल पे भी की थी। उस पर भी बड़े जोरदार पुरजोर ढंग से उन्होंने बात की थी कि कला को रखना चाहिए, बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि गांव में आप गए, आपने एक गांव के छात्र को देखा, उसकी लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो जब फ्रीडम देते हैं और टीचर पीछे से पीठ थपथपाता है ना, तो बच्चा फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। वही आपके साथ हुआ, वही आपके स्टूडेंट के साथ हुआ। बस मैं इतना ही कहना चाहता था, बाद में बात करेंगे। मैं जोशी जी की बात को आगे बढ़ा था। इन्होंने कहा ना कि कला अपने आप में एक समग्र रूप देखा जाना चाहिए। जब कोई चीज समग्रता को प्राप्त हो जाती है या परफेक्शन को प्राप्त हो जाती है, तो अपने आप में कला बन जाती है। विज्ञान में भी कोई इक्विपमेंट या कोई तकनीक जब एकदम परफेक्ट हो जाती है, तो हम कहते हैं स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट। ये टीवी क्या है? स्टेट ऑफ आर्ट टीवी, स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट। कोई भी चीज जब निपुणता को, मतलब अपने परफेक्शन को पहुंच जाती है, तो वो कला बन जाती है समग्रता में। जी राइट सर, क्योंकि कला जो है वो अकेला शब्द नहीं है सर, कला के लिए सारी चीज जुड़ी हुई है। जी जी बिल्कुल। तो मैं मेरा मतलब यही था, क्योंकि दरअसल क्या होता है कि जो काम हम करते हैं तो बार बार ना उसी चीज की बार बार चीजें आती है, रिपीटेड हो जाती है। मैं पेंटिंग करता हूँ, इस हफ्ते करता हूँ, क्या कि बार बार वही निकलता है। लेकिन कला का क्या, कला का क्षेत्र इतना बड़ा है। आपका पहला प्यार पेंटिंग है, उसी का नाम ज्यादा लेते हैं आप। सही है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर आपके पहले प्यार की ओर लौटते हैं, हम पेंटिंग की ओर लौटते हैं। तो आप पेंटिंग मूलतः, जो मैं समझता हूँ जितना थोड़ा बहुत, आजकल जितनी मैं चित्रों को देखता हूँ या समझ में आता है कि दो तरह के, तो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं जो परंपरागत चित्रकार हमारे यहाँ है, और एक मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न पेंटिंग जिसे कहते हैं। तो आप सर किस विधा में ज्यादा महारत रखते हैं? मेन क्या सर, देखो ऐसा है कि पेंटिंग जो है, सबसे पहले तो अगर आपकी जो है, आप मतलब फिगरेटिव को समझेंगे नहीं तो मॉडर्न आर्ट कर नहीं पाएंगे जी। क्योंकि फिगरेटिव को, जब तक हम फिगरेटिव के बारे में, उसकी लाइन के बारे में, उसके प्रपोर्शन के बारे में, उसके डिस्टेंस के बारे में, हम जब तक उसके बारे में परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे सर। बिल्कुल।
एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए भी या फिर मॉडर्न आर्ट करने के लिए भी जो है हमें पहले फिगरेटिव में जाना पड़ेगा, तभी उसकी चीज को फॉर्म को तोड़ सकते हैं हम। जब तक हमें कलर का ज्ञान नहीं होगा तब तक एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हम जा नहीं सकते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे हैं या हमारे जो नए कलाकार हैं वो सब फॉरेन के लोगों की कॉपी करते हैं, गूगल से देखते हैं कि वहां के लोग एब्स्ट्रैक्ट समझ पा रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी हमारा जो कल्चर है उस चीजों को हम लोग खुद ही नहीं अपना पा रहे हैं। जो पुराने लोगों ने हमारे कल्चर को अपनाया है, पुराने हम चीजें देख लें, है ना, उन चीजों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हम सब फॉरेन की तरफ भाग रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाए जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाए जा रहे हैं, कलर कलर लगाए जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे मतलब दिशा जो है सही नहीं जा रही है इस तरह से। जब तक हम अपने कल्चर को अपनी आर्ट के साथ जोड़ेंगे नहीं, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, बिल्कुल, तब तक हम आर्ट को आगे ले जा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा तो यही है कि देखो हमारा को हम कुछ भी करें, अपने कल्चर को अपने साथ, अपनी कला के साथ जरूर जोड़ें। जी। क्या होता है जब एक कलाकार काम करता है तो जो काम करता है सर वो चारों दिन घूमता है, इधर जाता है उधर जाता है, कई बार दिल्ली से बाहर जाना होता है, तो उसकी सोच समाज के साथ चलती रहती है। जो समाज के अंदर चेंजिंग आते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सोशल इश्यूज जैसे पैदा हो जाते हैं। अभी जो कोरोना का चल रहा है इतना बड़ा वो चीज चल रही है, तो कलाकार का जो माइंड है वो डाइवर्ट होता जाता है। फिर वो क्या करता है, उसी दिशा में उसका दिमाग चलता है, फिर वो हाथ भी उसी दिशा में काम करने लगते हैं। तो अभी बहुत सारे कलाकारों ने कोविड-19 पे काम किया है, मैंने भी कुछ उस पर काम किया है। और कई बार जो त्रासदी जो आती है, हर तरह भूकंप आते हैं, कुछ बाढ़ आती है इस तरह की, तो फिर क्या कलाकार फिर उस दिशा में भी काम करने लगता है कि चलो कुछ ना कुछ हमारी आर्ट के थ्रू जो हम मैसेज देना चाहते हैं आम जनता को वो पहुंच पाए। तो मैं भी कई बार इस तरह के काम कर लेता हूँ कि चलो भी अब ये आ गया, चलो कोविड चल रहा है, कुछ अपनी बात कहनी है तो हम आर्ट बनाएं और अपनी बात कह डालें। बिल्कुल। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है अपनी बात कहने का कि हम कुछ बनाएं और अपनी बात रख दें। जी जी सर। तो सर एक आपने अभी थोड़ी देर पहले नई शिक्षा नीति का जिक्र किया था। हमारे एक बार कला शिक्षक हैं, बहुत अच्छे कला शिक्षक के शो में भी आए थे, आशीष नेगी जी पौड़ी से। उनका कहना है कि कोठारी आयोग से लेके एनसीएफ 2005 तक हर शिक्षा नीति में आर्ट एजुकेशन पर या आर्ट के थ्रू एजुकेशन पर जोर दिया गया कि हर विषय को आर्ट से जोड़ा जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अभी जो ये आगे जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें इम्प्लीमेंट होगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं, ये क्या है कि सही कह रहे हैं वो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारा जो आर्ट का जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट मानते ही नहीं है। पहले जो नीति जो चली थी ना तो वो ये था कि उसको आर्ट को सब्जेक्ट ही नहीं मानते थे, वो उसके नंबरिंग लगती नहीं थी जल्दी से। लेकिन अभी जो नया जो शुरू हो रहा है, जो नई जो शिक्षा नीति जो आई है, हमारा जो नया शिक्षा मंत्रालय जो बनाया गया है, वो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही बनाया गया है ताकि आर्ट की वैल्यू को लोग समझे। अभी देख लेना, उसको एज ए सब्जेक्ट लिया जाएगा आर्ट को, उसकी मार्किंग भी लगातार होगी और उसको जो है सब्जेक्ट से जोड़ा भी जाएगा नई नीति में। अगर पढ़ते हैं हम जो है वो यही है उसके अंदर। मैंने अभी पूरी तरह से को पढ़ा नहीं, लेकिन कुछ चैप्टर उसके पढ़े हैं। तो जिस दिन लागू हुआ था कि हमारा एक ग्रुप है सर निशंक, जो सोशल अवेयरनेस के लिए काम करता है, जैसे नो प्लास्टिक के ऊपर अभी काफी काम किए हैं उसने। तो जिस दिन ये लागू हुआ उस दिन ही जो है हमारे पास आ गई थी कि भाई इसकी कॉपी की ये चीजें लागू हुई है, नई नई चीजें जो है। तो मैंने देखा उसके अंदर यही था कि मेन क्या है कि बच्चों के ऊपर डिपेंड है सारी, वो जो है बच्चे की क्रिएटिविटी निकालनी है हमें, बच्चे के माइंड को पूरा चेंज करना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उनको मतलब निचोड़ बच्चों को पूरा तरह से इंडिपेंडेंट बना देना है आर्ट के थ्रू, या और सब्जेक्ट को भी जोड़ेंगे आर्ट के थ्रू जो है। अभी तो क्या है कि प्राइमरी सेक्शन है जो है आर्ट फॉर लर्निंग चल रही है ऑल ओवर इंडिया में, जो है बच्चों को हंसते हंसते पढ़ाई कराई जा रही है, कुछ गा गा के पढ़ाई कराई जा रही है, कुछ आर्ट एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाई कराई जा रही है। तो अभी जो नई नीति जो लागू हुई है सर, ये आने वाले टाइम में जो वो कह रहे हैं नेगी जी जो है कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। अभी तो ये जो नई नीति आई है मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आर्ट के थ्रू। तो जिस तरह से अगर आप ये पढ़ेंगे इसको नीति को जो है, तो इसमें तो सब चीज ये लिखा हुआ है कि मेनली क्या है कि जो बच्चों की जो क्रिएटिविटी है या बच्चों के अंदर जो अवेयरनेस पैदा करनी है, जो पॉजिटिव अवेयरनेस लानी है बच्चों के अंदर, उसी में सारा काम होना है। बच्चों को ध्यान में रख के ही सारा काम होना है। जो चीजें बच्चों को मिल नहीं पा रही थी वो मुहैया कराए बच्चों को।
तो अभी तो ये शिक्षा नीति तो इसके ऊपर बनाई गई है मेन तो। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया है सर, हरीश चंद्र भट्ट जी हमारे एक दर्शक हैं, वो पूछते हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे हैं या जो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव बच्चे हैं, उन बच्चों को मार्गदर्शन कैसे किया जाए आर्ट के थ्रू, आर्ट एजुकेशन के माध्यम से, उसके बारे में थोड़ा गाइड करना आप चाह रहे हैं कि आप गाइड करें? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या होता है कि जब हम टीचर जो है एक रोल मॉडल होता है। बच्चे बहुत सारे होते हैं क्लास के अंदर, तो टीचर को मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा थोड़ा सा दूसरी दिशा में जा रहा है ना। तो उसको टीचर जो उसको नोट कर लेता है ये बच्चा क्या जा रहा है, या तो फिर उसको क्लासरूम के अंदर ही धीरे के बाद में बुला के उसको चेंज कर देते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं कि एक हेड बना दिया कि आपने जो है कलर करने हैं, ये कलर लो, ये आपने ड्राइंग शीट भी ले लो और मेरे सामने ही कुछ कलर से बना के दिखाओ। क्या होता है जब हम किसी चीज को रेगुलरली उस बच्चे को दे के काम कराएंगे, उस बच्चे से अगर हम उससे रेगुलरली काम कराएंगे, बच्चे वो काम करते नहीं है, वो बाहर भाग जाते हैं या इधर चले जाएंगे। जब अपने सामने उनसे काम कराएंगे, बार बार हम उस चीज को रिपीट कराएंगे जो है, तो उनकी क्या होता है कि वो चेंज हो जाएंगे बच्चे। तो मेरा तो मानना यही है कि देखो रेगुलर उनको ना किसी काम में लगाओ। ये कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो है शैतान का होता है, अगर वो काम करते रहेंगे तो उनके माइंड जो चेंज भी हो जाएगा। तो उनको कहीं ना कहीं काम में लगाओ, आर्ट के थ्रू लगाओ या किसी चीज ऐसा जो उनको वो रुचिपूर्ण लगे, क्योंकि इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट लेते नहीं है, तो उनको आर्ट में लेकिन ले पाते हैं वो, क्योंकि पढ़ने में दिमाग कम चलता है। लेकिन आर्ट के थ्रू क्या होता है कि जब उनको जबरदस्ती काम करा, बेटा देखो ऐसे जो है कलर लगाओ हाथों पे और हाथ से काम करो, उंगली से कुछ चित्र बनाओ, तो अगर इनको कुछ ना कुछ काम कराया जाएगा तो धीरे धीरे करके प्रवृत्ति चेंज हो सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर उनसे कुछ ना कुछ काम कराएं तो ज्यादा अच्छा है। तारे जमीन पर सुरेश जी एक मूर्तिकार भी हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मूर्ति किस चीज से बना, मिट्टी से बनाते हैं, पत्थरों से या लकड़ी से, किस चीज से बनाते हैं मूर्तियाँ? सर इस सवाल का जवाब दें, इससे जुड़ा मैं भी एक सवाल पूछ लेता हूँ, आप दोनों का जवाब एक साथ दे दीजिएगा। सर का सवाल है कि आप मूर्ति किस चीज से बनाते हैं, मेरा सवाल है कि आप मूर्ति कला की और कैसे मुड़े, कैसे आपकी रुचि पैदा हुई? उस दोनों सवाल एक सही है। हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात है कि मूर्ति कला तक कैसे मुड़े, तो वो मैंने बता ही दिया कि मैंने जो एडमिशन जो है मूर्ति कला के अंदर लिया। तो जब एडमिशन मूर्ति कला में हो जाता है तो फिर क्या करता है कि वो क्लास के अकॉर्डिंग धीरे धीरे काम करता है, पहले एक बनाता है फिर दो बनाता है, तो धीरे धीरे करके क्या है कि वो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है उस तरह से। तो जब एक ही चीज को हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार बनाएंगे उसको, तो उसमें इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आने लगता है आपको। तो मेरा इंटरेस्ट फिर मूर्ति कला में आने लगा। तो मूर्ति कला का तो इंटरेस्ट ऐसे पैदा हुआ कि जब रेगुलर इसको काम करना ही करना है हमने, तो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है अपने आप ही। मैंने क्या है कि जो कॉलेज टाइम में तो मैंने वुड में बहुत काम किया सर, मिट्टी में काम, जो कॉलेज के जो सेक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें तो जो काम रेगुलरली करना होता है वो तो करना ही होता है। उसके अलावा जो मैंने काम किया वो वुड में बहुत किए सर। वुड के कम से कम 50 के आसपास मैंने जो है स्कल्पचर बनाए होंगे। फिर मैंने जो है वुड के बाद मैंने जो ब्लैक मार्बल में काम किया। तो ब्लैक मार्बल में क्या है कि ब्लैक मार्बल जब हम लेने जाते थे, एक दो मार्बल तो आता नहीं, पूरे टन के हिसाब से आता है, 10 टन का ट्रक आता है। तो एक बार ही जो है एक ट्रक ला के डाल दिया गड़ी के अंदर कि भैया रेगुलरली हमें स्टोन काटने हैं अब। तो धीरे धीरे करके उनको सबको काटा स्कल्पचर के रूप में। तो मुझे लगा कि जब हम स्टोन काटते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा जो स्टोन होता है उसको हम निकाल देते हैं, जो हमारी फॉर्म होती है वो निकल के आ जाती है बाहर, और वो हमारा ना डायरेक्ट वो रहता है, हम काटते भी रहते हैं और सोचते भी रहते हैं, देखते रहते हैं, उसको डायरेक्ट होता है। तो सबसे अच्छा मीडियम लगता था मुझे कि स्टोन जो है, जो हमारे सामने जो डायरेक्ट जो हमारे जो भाव हैं वो नजर आने लगते थे उसके अंदर। जब उसका जो स्टोन जो निकालते थे तो हमें डायरेक्ट नजर आते थे वो कि जो हम बनाने चाह रहे थे बन गया। लेकिन तो पत्थर से संवाद होता था? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब तक उसके नेचर को समझ नहीं पाते, पत्थर के नेचर को, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। कुछ पत्थर मुलायम होते थे, कुछ हार्ड होते थे। कई बार क्या होता था कि उसके अंदर एक आयरन आ जाता था पत्थर के अंदर, तो उसको काटना बड़ा मुश्किल होता था। वो फ्लो ऑफ द रॉक, हाँ गड़स बोलते हैं इसको हम लोग एज ए लोकल भाषा में।
नहीं, वो जब पत्थर का फॉर्मेशन होता है, जब भी होता है तो फ्लॉ ऑफ द रॉक, जो लावा फूटता है ना, वो लावा अपनी लेयर जमा देता है, उसको आप चाहे आयन कहें या फ्लॉ ऑफ द रॉक कहें, वो होता है। जी जी, वो क्या है कि कटता मशीन से उसको तोड़ते थे सर हम, मतलब वो क्या है कि हमें काटना चाहे मशीन से कटना नहीं था, वो तोड़ते थे उसको, छीनी मार के टूट जाता था आराम से वो। लेकिन अगर उसको घिसना चाहे काटना चाहे तो नहीं कटता जल्दी से, वो टाइम लगता था उसके अंदर। तो फिर मुझे लगने लगा यार स्टोन बड़ा अच्छा। जी सर बोलिए। मैं ये कहता कि आप कभी अजंता एलोरा गए हैं? डेफिनेटली गए सर, अजंता जब मौका कभी मिला नहीं है। ओ भैया मोरे, राखी के बंधन को निभाना, जरूर जाओ जरूर जाओ। वहां पे आर्टिस्ट ने जो 31 केव बनाई है ना उस गुफा में, हॉर्सशू शेप आर्च में, सुरेशी फ्लॉ ऑफ द रॉक जिसको आप कह रहे हैं ना, उसको इतनी सुंदर ढंग से उन्होंने यूज किया है उस फ्लॉ ऑफ द रॉक को, कि बुद्ध की सारी पेंटिंग या बुद्ध के जमाने जो वो पेंटिंग हुई वाकाटका काल में, फ्लॉ ऑफ द रॉक जो है ना, वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है अजंता पेंटिंग्स की, अजंता केव पेंटिंग्स जो रॉक वगैरह काटे हैं इधर भी ना, ये बहुत सुंदर थे। तो उसके बाद जो है फिर मुझे लगा यार स्टोन बड़ा अच्छा है, स्टोन में ही काम करना चाहिए। क्या बात। फिर कुछ ऐसा हुआ कि स्टोन में क्या होता है कि ताकत कम लगती है और टेक्निक ज्यादा लगती है। कटर होते हैं ना, कटर, बड़े बड़े कटर से। स्टोन और वुड में क्या होता था, वुड में जो है ताकत ज्यादा लगती थी, क्योंकि वुड में क्या होता है जितना गहरा ले जाए ताकत मारनी पड़ती थी, और स्टोन में क्या है टेक्निक से काम होता है। तो मुझे लगा यार वुड से अच्छा स्टोन है, चलो स्टोन में काम करते हैं। फिर मैंने मिट्टी में काम शुरू किया। कुछ ऐसा हुआ कि स्टोन मिले नहीं, तो मैं चलो मिट्टी में शुरू कर देते हैं यार काम। जब मैंने मिट्टी में काम किया तो मुझे लगा यार मिट्टी से अच्छी कोई चीज नहीं है। फिर मैंने उसको मिट्टी में काम किया। फिर मैंने उसको मेटल में कास्टिंग की मिट्टी को। तो फिर मुझे लगा यार मेटल में ही काम करना चाहिए मुझे, क्योंकि क्या होता है स्टोन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि हम उससे बाहर नहीं जा सकते। मतलब स्टोन हमें रॉक एक जो है 10 फुट 20 फुट 5 फुट, उससे बाहर हमें कुछ करना होता है, जोड़ना पड़ेगा स्टोन को हमारे को। और मिट्टी में क्या है जो हम काम करते हैं, जितना मर्जी फैला लो उसको, जितना मर्जी बाहर ले जाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो तब उसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। फिर मैंने उसकी मेटल कास्टिंग वगैरह करने से शुरू कर दिया। अब जो मैं बना रहा हूँ लेटेस्ट जो है वो मेटल कास्टिंग में ही काम कर रहा हूँ रेगुलर। तो फिर मुझे लगा यार मेटल कास्टिंग ज्यादा अच्छी है। उसमें क्या है कि मिट्टी का अपना मजा है, जो हमारा जो है, जो हमारी मदर टन जिसे हम बोलते हैं, उससे हमारा हमेशा टच रहता है। जब हम उसको स्पर्श करते हैं हमें लगता है बड़ी गहरा रिश्ता है हमारा पुराना इससे। आपकी बनाई हुई मूर्तियां आपके पास अभी जहाँ आप बैठे हैं, आपने रखी हुई है क्या कुछ? एक मूर्ति है घर में ना, लॉकडाउन। ये देखिए, ये मेटल की है सर, ये छोटी सी एक है ये। इसको क्या नाम दिया आपने? सर मैंने इसको वुमन विद नेचर, क्योंकि देखो ये नेचर के अंदर जो है ना, ये देखो यहाँ से ना, तो रोकिएगा एक जगह पे, तो रोकिएगा। हाँ एक मिनट, दिख रहा है ये? क्या बात, ये अब दिखाई दिया। हिलाइए मत थोड़ा एक जगह पे स्थिर रखिए इसको। हाँ ठीक है। जी जी, शेप आइए, थोड़ा ऊपर करता हूँ जरा। बहुत सुंदर है, वाह। ये तो होंठ वगैरह, नाक बिल्कुल स्पष्ट, ठुड्डी बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, एक नेगेटिव स्पेस जो बीच का जो स्पेस है सर, ये इसके नेगेटिव स्पेस को मैंने किया एक फॉर्म के रूप में। अगर इसको पूरा लेंगे जो है हम इस तरह करके, अभी कुछ पेंटिंग भी शुरू कर रखी थी, जैसे अभी बना रहा था इसको, जो अभी कंप्लीट हुई नहीं है। जी सर बोल गिरीश जी बोलिए। सुरेश जी, जो आपने मूर्ति दिखाई थी अपनी मेटल वाली, ये जो अंदर से खोखली है, ये ना एक ऐसी फिगर
जैन लोगों ने बनाई। अच्छा जैन लोगों ने महावीर स्वामी जी की मूर्ति बनाई और उसको जैसे आपने खोखला रखा है ना, वैसे उन्होंने हाँ। खोखला किया। उस मूर्ति का नाम, आपने तो अपनी मूर्ति का नाम दिया नेचर, लेकिन उन्होंने अपनी मूर्ति का नाम दिया आकाश मूर्ति, ये दिखाने के लिए कि महावीर साधना में इतने रत थे कि उनका शरीर खोखला हो गया और हवा जो थी वो एक छोर से एक यहाँ से निकली और पास हो गई। तो वो उन्होंने बिल्कुल आपका ये स्कल्पचर देख के मेरे को जैन मूर्तियों का आकाश मूर्ति नजर आई। वो शायद आपको ललित कला अकादमी में या क्राफ्ट म्यूजियम में दिल्ली में देखने को मिल सकती है। और बहुत ही सुंदर आपने एक नया आयाम दिया है अपने स्कल्पचर को। मेरे को आकाश मूर्ति की याद आई तो मुझे लगा कि नेचर और आकाश मूर्ति एक साथ नाम दे दिया, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिएगा, हमने जैनियों के लिए भी काफी काम किए हैं, 2-3 काम हमने लगाए हैं, अभी एक काम चल भी रहा है। हाँ सर बोलिए, बोलिए। ये जो आपने अभी एक जो मूर्ति दिखाई थी जिसमें खाली बाहर का चेहरा था, अंदर खोपड़ी खाली थी। जी सर। तो ये आपने हमारे भटजी की मूर्ति तो नहीं बनाई गई उनके चेहरे की? नहीं नहीं ऐसा नहीं, अंदर से खाली दिख रहा था। दरअसल क्या है, देखो आर्ट का मतलब यही है, देखो आर्ट का मतलब ही ये है कि उसके भटजी आपकी मूर्ति दिखाई थी अभी इन्होंने। जी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। वो मेरी मूर्ति थी, वो आपकी मूर्ति आपने चूंकि बना के अपने पीछे रखी हुई है तो इसलिए उन्होंने एक मेरी भी बना दी। क्या होता है देखो आर्ट का क्या है कि हम आर्ट की बात करते हैं। देखिए जी सर, अभिमन्यु है, वो अभिमन्यु उसका नाम है। बिल्कुल देखो आर्ट का कि जितने लोग देखेंगे उसको नया ही लगेगा सर वो। जी तो आर्ट का तो मतलब ही ये होता है कि भाई देखो, जब हम कॉलेज में शो लगाते थे सर जो है, तो डॉक्टर करण सिंह जी आते थे कई बार शो में, इनोवेशन करने आते थे वो। तो जब तक वो हाथ उसको घुमाना लें तब तक उनको मजा नहीं आता था। हर एक शब्द को वो हाथ लगाते जाते थे, वो फील करते थे उसको जो है। वाह क्या बात। तो इस कब्जे का तो हम फील नहीं करें तो मजा ही नहीं आएगा देखने का। केवल लिखा होता है, लिखा होता है ना, कई शो में जाते हैं हम लोग तो लिखा होता है कि कृपया हाथ ना करें यार। जब तक उसको फील करेंगे, मैं कभी लिखता नहीं सर कि हाथ ना लगाएं, आप जरूर हाथ लगाएं। मतलब जब तक उसको फील नहीं करेंगे वो आएगा ही, टच नहीं आएगा उसका आर्ट का। क्या बात है, आप तो पहले आर्टिस्ट देखे हम लोग भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, इस कल्चर में एक बार फील करती है, फील की जो पावर है सर वो जरूर मिलती है उसकी। बहुत सही बात आपने कही है। अभी देखो ये बनाई है मैंने मूर्ति ना, ये पेंटिंग बनाई है, ये दिखती है। तो दौरान जो है कृष्ण बहुत सुंदर। तो काफी सारी पेंटिंग जो है इस दौरान मैंने बनाई है। ये बनाई है इस दौरान से। अच्छा सुरेश सर, मैं आपकी अभी बहुत सारी पेंटिंग्स हम देखेंगे। हम आपको 1-2 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, आप पानी वगैरह पी लीजिए। पिछले 50-52 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं सर, और हम 3 लोग आक्रमण कर रहे हैं। तो हम 2 मिनट बाद मिलते हैं सर आपको। तब तक हम एक सवाल जवाब का एक हमारा सेगमेंट होता है जिसमें जोशी सर 2 सवाल पूछते हैं और उसके जवाब वो देते हैं। तो 2 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। तब तक आप चाय पानी पी लीजिए। और बोगड़ा जी आप भी एक ब्रेक ले सकते हैं हल्का सा, 8 बजे वाला। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, जोशी जी से एक सवाल था। सवाल नहीं, आपसे क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं और ये सुरेश जी भी दिल्ली में रहते हैं और सुरेश जी बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं। तो सुरेश जी से आप आग्रह करके भट्ट जी की एक मूर्ति बना ले तो शो में हम उनको रख लिया करेंगे। बोलते बहुत है, हमें नहीं बोलने देते, तो उनकी मूर्ति रख लिया करेंगे शो में। ठीक है सर, ठीक है। मेरे को लगता है भट्ट जी सुन रहे होंगे आपकी बात। हाँ मैं सुन रहा हूँ सर, और मैं चाहूंगा कि आज का सवाल जवाब वाला सेगमेंट बोगड़ा जी आपके साथ करेंगे। उनको न बोलने का बड़ा कष्ट है, तो आज यही बोलेंगे। चलिए हम पहले सवाल पे आते हैं
मैंने वैसे उत्तर दे दिया है और मुझे पता नहीं कि किसने उत्तर दिया नहीं दिया। सबसे पहला उत्तर आया था श्री मुकेश बहुगुणा जी से। जैसे ही मैंने प्रश्न रखा था उन्होंने कहा था शतरंज या चौपड़। भटजी यदि आप प्रश्न रख दें तो मेरे को कुछ। भटजी सुन रहे हैं? भटजी को कह दीजिए ना, भटजी प्रश्न रख दे। भटजी प्रश्न रख दीजिएगा। मैं मेरे पास जो प्रश्न कल हमने पहला प्रश्न किया था वो था काले सफेद खानों वाला वह कौन सा खेल है जिसमें दिल और दिमाग रमते ही तनाव छूमंतर हो जाता है। तो किसी ने चौपड़, किसी ने शतरंज, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। और शतरंज शायद पहला उत्तर था। भटजी इसका आंसर भी मैंने दिया आपको, यदि आप सुन रहे हैं मेरी बात तो। जी मैं सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ। अभी भेजा था मैंने आपको। हाँ अभी मैं सर भेजता हूँ उसको। बहुगुणा जी आपको क्या लगा, क्या था, क्या लगा उत्तर? शतरंज, राइट? अब बहुगुणा जी विदेय हो गए। देखिए उत्तर था कि काले सफेद खानों में दिल और दिमाग रमते ही छूमंतर हो जाता है। बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे का रोमांच ही है क्रॉसवर्ड, यानी वर्ग पहेली। हिंदी में वर्ग पहेली, मराठी में शब्द कोड़े, गुजराती में शब्द रंजन और अंग्रेजी में क्रॉसवर्ड के नाम से मशहूर काले सफेद खाने वाले इस खेल की लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं है। अकेले आप अपनी तन्हाई में बैठे हैं, संगीत आता है या नहीं आता, कला आती है या नहीं आती, भाषा तो जरूर आती है, और क्रॉसवर्ड खेलते हैं। और हमारे देश में तो मैंने उतना नहीं देखा, लेकिन विदेशों में मैंने देखा है कि अक्सर बूढ़े लोग जो होते हैं 60 के पार या 70 के पार, वो क्रॉसवर्ड जरूर खेलते हैं क्योंकि सेल्स जो हैं वो बड़े एक्टिव रहते हैं। इस दिलचस्प खेल का अध्ययन और इतिहास भी दिलचस्प है। सबसे पहले वर्ग पहेली बनाने का श्रेय अमेरिकी पत्रकार ऑर्थर वीन को जाता है। मेरे पास 7-8 प्रश्न इस खेल को लेके और हैं, वो मैं कभी कालांतर में पूछूंगा। और सबसे पहले वर्ग पहेली जो थी वो 21 दिसंबर 1913 को अमेरिका में पब्लिश हुई थी और चीन ने इसे नाम दिया था वर्ल्ड क्रॉस। प्रश्न नंबर 2 था कि मानवीय आकृति का यह हिस्सा अंदर से खोखला, साथ का हिस्सा द्रव्य से भरा हुआ और नीचे का, ये इसका आंसर मैंने दे दिया, वैसे आप इसको ले सकते हैं। टेम्पोरल लोब जो है वो इसका आंसर था, जहां पे हमारे दिमाग के अंदर सारी सूचनाएं इकट्ठी होती हैं और वो फिर संप्रेषण होता है। तो ये लोब जो है ये खाली होता है, इसमें CSF से इसका वो भरा होता है। इसके तल में जो है वो क्योंकि दरियाई घोड़े के आकार का होता है इसलिए इसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। और टेम्पोरल लोब के सामने है, मैंने घ्राण केंद्र लिखा है, मेरे को घ्राण केंद्र लिखना नहीं है, घ है, घ क ख ग घ, जो नोट कर रहे होंगे उनको भी घ्राण नहीं है, घ्र है, घ्राण केंद्र है। और बाहरी जगत के सभी जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वो सब एसिमुलेट होता है जैसे कंप्यूटर के मास्टर बोर्ड में होता है, और वो फिर उसको एनालाइज करता है। तो ये इसका उत्तर था टेम्पोरल। आज का प्रश्न है कि एक देश के महाराजे की वजह से इस बीमारी का नामकरण गलती से हो गया, और तो और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी इस बीमारी से पीड़ित हुए। कौन सी बीमारी है? यदि बहुगुणा जी सामने आ सकते हैं तो मैं बहुगुणा जी से एक चीज पूछना चाहूंगा। वो भी 8 बजे वाले ब्रेक में है, अभी स्क्रीन पर नहीं हो। अच्छा, My sheer mistake, the disease was named after a king. Surprisingly, it is a lesser-known fact that Mahatma Gandhi, the father of the nation, also suffered from this disease. तो कौन सी बीमारी थी जो लगी? और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, किस देश के
किन न्यायाधीश महोदय ने गुरु नानक देव जी के बारे में विस्तार से लिखा और किस बादशाह से संबंधित मर्मस्पर्शी घटना का वर्णन किया? यह आज का दूसरा प्रश्न है। मैं फिर से डॉक्टर भट्ट आपको अपना रोष कह लीजिए या मेरा क्षोभ कह लीजिए, या मेरा आज रजनीकांत शुक्ल भी नहीं है, वंदना जी भी नहीं है, कोई उत्तर दे नहीं रहा है, तो हमको कुछ इस सेशन को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पार्टिसिपेटरी बनाइए, हम नए प्रश्न आपको भेज दें, मुझे भेज दें, और उसका चयन करके फिर हम उसको रखें, क्योंकि ये एक मोनोलॉग हो जाता है। आपके चैलेंज को तो मैंने एक्सेप्ट किया था कि इसके उत्तर गूगल में नहीं मिलेंगे, और मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा प्रश्न हमारे आज तक प्रश्न इस कार्यक्रम में हो गए हैं। गूगल में बहुत कम उत्तर मिले जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन लोगों का ना, मेरा अपना ये था कि जितने टीचर्स हैं वो अपने फैमिली में डिस्कस करें, डिनर के टाइम बच्चों से डिस्कस करें, बच्चे बताएं कि क्या उत्तर हो सकता है, तो मम्मी पापा कह दें, लेकिन वो उत्तर आ ही नहीं रहे हैं। सर आजकल अमेजन की प्राइम सेल चल रही है, लोग उस पर चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। क्या चल रही है? प्राइम सेल चल रही है 2 दिन की, 6 और 7 अगस्त को अमेजन पर, तो आजकल लोग उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। क्या चलती है? प्राइम क्या? प्राइम सेल सर, सेल, प्राइम सेल्स। अच्छा अच्छा, हम तो आउटडेटेड हैं, तो हमें तो याद नहीं रहता, हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये एक मंच जो था, ये हमारा प्रोग्राम एक ऐसा भी था कि जिसमें हम पार्टिसिपेशन करें। अब जैसे सुरेश जी के इतने सारे अनुभव हैं कि हमने, मुझे लगता है कि हमने इनका 20% या 25% ही आज टच किया है। जो इनके अनुभव हैं, विदेशों में 7 बार स्विट्जरलैंड की यात्रा की, लंदन गए, यहाँ गए, नेहरू सेंटर में एग्जीबिशन की, वो सब हमने अनुभव पूछने चाहिए, जो हमारे ड्राइंग टीचर्स को, कला के और शिक्षकों को बहुत सहायता कर सकते हैं। लेकिन हमारा टाइम जो है शो का, वो 1 घंटा, सवा घंटा ऐसे ही बीत जाता है, और हम केवल 10%, आज तो हम सुरेश जी से सिर्फ 10-15 मिनट ही बात कर पाए, मतलब 10%, 20% ही उनके विचार सुन पाए या उनसे बात हो पाई। चलिए, सुरेश जी आ गए हैं। पुष्पेंद्र जी पूछ रहे हैं कि जितने पूछे गए उसमें से कितनों का सही उत्तर आया। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, वंदना जी, रजनीकांत शुक्ल जी, ये 3-4 जो हमारे श्रोता हैं, इन्होंने कुछ कोशिश की थी। एक बार वो कौन है, ठेकेदार मैम, उन्होंने कुछ कहा था, कुछ अच्छा सा आंसर दिया था, और मुझे तो याद है, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा सही उत्तर आए नहीं। तो सुरेश जी, घड़ी के अनुभव कैसे रहे? घड़ी के अनुभव कैसे हैं, घड़ी विलेज के? बहुत बढ़िया सर। जो है तो हाँ। घड़ी में तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है सर, एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कम से कम 250-300 आर्टिस्ट काम करते हैं। बिल्कुल। कुछ स्टूडियो हैं, कोई ओल्ड स्टूडियो, बिग स्टूडियो हैं, कुछ कम्युनिटी स्टूडियो हैं सर वहाँ पर। तो क्या होता है कि जब एक दूसरे से जब हम काम करते हैं तो आर्ट का डिस्कशन भी होता है, एक दूसरे काम की तरफ वो भी कर रखते हैं कि भी कोई किस तरह काम कर रहे हैं, आर्ट पे चर्चाएं भी होती हैं। बहुत सुंदर। कुछ आर्टिस्ट हैं जो काम करते हैं और फिर जो है ब्रेक होता है, चलो चाय पीने चले जाते हैं, और फिर उसके ऊपर चाय पे चर्चा कर लेते हैं, भाई क्या बनाया, क्या आर्ट फील्ड में चल रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है। हाँ, ये जितने हमारे इस प्रोग्राम में आए, जिन्होंने, जो पेंटर थे, जैसे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के ध्रुव नायक जी आए थे, बहुत ही सुंदर सेशन रहा था इस सेशन की तरह। और जितने आर्ट के टीचर हैं, या सब लोग तो आर्ट से ही संबंधित आए, उन सबको भी दिल्ली आकर घड़ी का कॉम्प्लेक्स देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत प्रेरणा मिलती है वहां से, बहुत प्रेरणा मिलती है। एक आर्टिस्ट से डिस्कशन होता है, बात होती है। आप चित्रों में जान फूक देते हैं, शायद वो चीजें चलने लग गई, आपके पीछे की तस्वीर चलने लग गई है। हाय हाय, हाँ, अचानक से मोमेंट आ गया, देखो कमाल है। आप इतने बढ़िया कलाकार हैं कि आप उसमें जान, पत्थरों में और चित्रों में जान फूक देते हैं। वो कह रही है कर रहे हैं, वो कह रही है मेरी तो बात ही नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, मेरी तो बात ही नहीं। बहुत बढ़िया होता है। सबसे अच्छा होता है कि जब एक आर्टिस्ट, एक कम्युनिटी मिलके काम करती है जी, है ना,
तो उसमें क्या होता है, आर्ट के अंदर कुछ अच्छा क्या होने वाला है, समाज में क्या चल रहा है, सोसाइटी के अंदर किस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। आर्टिस्ट का पहला काम ही होता है कि हमें, वो आम पब्लिक है, अपनी आर्ट के द्वारा कुछ अवेयरनेस पैदा करनी होती है। कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं, जैसे कोरोना टाइम के अंदर भी सब लोग आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट हैं, घर में बैठ के वो लोग लगे हुए हैं कि किसी हमारा जो मैसेज है वो आम पब्लिक तक पहुंच जाए। सोशल का पालन करो भाई, जो है मास्क जरूर लगाओ। तो गढ़ी जो ऐसा कॉम्प्लेक्स है, जितने इतने सारे आर्टिस्ट हैं, पेंटर भी हैं, स्कल्पटर भी हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट भी हैं, सेरामिक आर्टिस्ट भी हैं, यंग आर्टिस्ट भी हैं, सीनियर आर्टिस्ट भी हैं और बीच के आर्टिस्ट भी हैं। तो ऐसा तालमेल बनता है तो क्या है कि आर्ट के अंदर हम देख देख के भी सीख जाते हैं कई बार। क्योंकि आर्ट आर्ट सबके अंदर होती है, लेकिन आर्ट को अंदर निकालना कैसे है, वो जब तक हम किसी आर्टिस्ट के टच में नहीं आएंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, उनकी आर्ट देखेंगे नहीं, तब तक हम आर्ट को समझ नहीं पाएंगे। कई बार मेरी बात होती है स्कूल के अंदर भी कि जब तक हम बच्चों को स्कूल से बाहर निकालेंगे नहीं, जब तक उनको हम लाइब्रेरी में लेके नहीं जाएंगे, जब तक उनको आर्ट गैलरी दिखाएंगे नहीं, म्यूजियम उनको लेके नहीं जाएंगे, तो आर्ट के अंदर अवेयरनेस कैसे पैदा होगी। जो आजकल के जो बच्चे हैं, अगर हम, जी सर बोलिए। आपने कहा ना आर्ट के अंदर अवेयरनेस, जो आदमी अवेयर होता है वही आर्टिस्ट होता है। अगर आदमी अवेयर नहीं हो, क्या कर सकता है? अवेयरनेस और कला एक दूसरे के वो है, संपूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो वही बात थी जो है, कई बार मैंने बोला स्कूल के अंदर भी बोला कि भाई बच्चों को म्यूजियम लेके जाना है, चलो म्यूजियम के लिए। तो क्या है कि बच्चों को ले जाने में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी बच्चे को कुछ हो ना जाए, किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हैपनिंग ना हो जाए, तो इन सब चीजों से भी टीचर डरता है एक तरह देखा जाए। हाँ। लेकिन बच्चों को आर्ट गैलरी, हाँ सर भट्ट जी बोलिए। जी आपने सर बिल्कुल सही कहा। ऐसा अनुभव मुझे भी एज ए टीचर, जब हम बाहर ले जाते हैं बच्चों को तो जिम्मेदारी काफ़ी होती है, चाहे वो आर्ट टीचर हो, साइंस टीचर हो, या जो भी हो, स्पोर्ट्स के टीचर हो, वो तो सबके लिए है ही है। सर मैं आपसे कुछ और, जोशी सर ने भी जैसा कहा कि आपको बहुत सारे देशों का अनुभव है, स्विट्जरलैंड से लेकर के भूटान तक का। तो हमारे बीच में सर हमारे जो कोहोस्ट है वो भूटान और नेपाल के एक्सपर्ट हैं, उनके चेहरे से भी आपको लग रहा होगा। तो भूटान का अनुभव आपका कैसा रहा, तो जिगमे वाला था? क्या होता है सर, कई बार क्या होता है, आर्टिस्ट जो ना, आर्टिस्ट कई जगह क्या है कि आर्टिस्ट जा नहीं पाता जी। उस समय जब मेरा भूटान का शो चल रहा था, तो मैं उस समय अगरतला में था। तो अगरतला में एक म्यूजियम था, तो वहां पर फंसे हुए थे हम लोग जो है। मेरा शो भूटान गया हुआ था और मैं अगरतला में था। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारा सिर्फ काम जाता है और हम नहीं जा पाते। नहीं सर, आप अगर बहुगुणा जी के संपर्क में होते तो ये आपको पहुंचा देते हैं। आप दुर्भाग्य से तब आप इनसे परिचित नहीं रहे होंगे। एयरफोर्स में थे, बाय एयर आपको ड्रॉप करवा देते हैं। मेरा जो है इटली का रहा है, इटली में गया हूँ 2 बार जो है। वाह। इटली के अंदर तो वहां पे हमारा पहला शो गया था, तो वो पेंटिंग स्कल्पचर का गया था जी। तो जो वहाँ के जो मेयर थे उन्होंने इनवाइट किया था हमारे को, उनके फ्रेंड थे वो, हमारे को सारा हमारा काम यहाँ से लेके गए। तो सर एक सवाल में जी सर, एक सवाल ऑफ द रिकॉर्ड, एक सवाल पूछ रहा हूँ सर। अर्जुन बहुगुणा जी पूछते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, आज मैं पूछ रहा हूँ सर। वो जो आप मूर्ति बनवाना चाहे, जैसे मैं बहुगुणा जी की मूर्ति बनवाना चाहूँ या अपनी बनवाना चाहूँ, तो खर्चा कितना आ जाता है सर उसमें? सर ये तो देखो, आप ऑफिसर की बात मत करो, वो बना देंगे बात अलग है, क्योंकि मटेरियल तो देखो लगता ही है। कोई भी चीज बनाने के लिए जो है, क्योंकि जब तक मटेरियल कॉस्ट और ये सब चीजें जो है तो जुड़ती हैं, कास्टिंग से लेके, मेटल से लेके, मिट्टी से लेके। जी सर बोलिए। आपके फेवरेट पेंटर या स्कल्पटर और आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट कौन रहे? मैं 6-7 नाम लेना चाहता था लेकिन नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके आर्टिस्ट, 1 या 2 आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत प्रेरित किया। सर क्या होता है कि देखो, जब हम किसी को, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, जब हम किसी काम को पसंद करते हैं, किसी के उसको करते हैं,
तो उनका इंप्रेशन ना हमारे ऊपर आने लगता है धीरे धीरे करके। आने लगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुरू से ही ऐसा रहा है कि मैं जो है लाइब्रेरी जाता था सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा जो काम है वो कहीं से मिल तो नहीं रहा है। ओह, मैं ऑनलाइन ऑनलाइन वर्क देखता था, तो मैं ये कोशिश करता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो कहीं और तो नहीं कर रखा किसी ने, सिर्फ ये देखता था उसके अंदर। अच्छा, तो बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल सर थे, ओपी शर्मा जी, उनसे मेरे इस बारे में, तो उन्होंने ये कहा था कि सुरेश जो अपने काम में ही लगा रहता है, अपने आर्ट के थ्रू ही तूने जो थीसिस लिखी है वो चेहरे के ऊपर लिखा है। अच्छा, तूने किसी आर्टिस्ट के ऊपर क्यों नहीं लिखा? किसी ग्रेट, इतने सारे आर्टिस्ट हुए हैं। तो मैंने कहा देखो सर, क्योंकि मैंने अपनी आर्ट को निखारना है, अपने जो थॉट है, जो मेरे भाव हैं, मैंने उनको निकालना है, न कि आर्ट को अपने अंदर हावी होने देना है। तो मैं ऐसा रहा हूं कि जो मेरा जो काम है, मैं ये चाहता रहा हूं कि जो मैं करूं वो अलग ही हो, कुछ मतलब वो मेरा ही हो। अगर कोई मतलब कोई कॉपी करता भी है तो मैं अपना काम चेंज कर लेता हूं सर। बीच में एक बार ऐसा हुआ है, एक दो लोगों ने कॉपी करनी चाहिए तो फिर मैंने अपना काम ही चेंज कर लिया, उसको कुछ नहीं बोला कि भाई तुम ऐसा मत करो, ये मत करो। क्योंकि क्या होता है कि आर्ट इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है, एक छोटी सी बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन सब लोग मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। भाई किसी ना कहीं शहर में, किसी एग्जीबिशन में। तो कोशिश ये रहती है मेरी कि मैं जो भी करूं जो है, और मुझे जो भी अच्छा लगे, तो मेरी अपनी आर्ट मुझे अच्छी लगी। बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं आर्टिस्ट, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरा काम ज्यादा अच्छा है। नहीं, जैसे मुझे लगा हुसैन साहब, MF हुसैन साहब की बात करें, उनका एक बड़ा प्रतिनिधि स्टाइल है, अमृता प्रीतम जी का एक स्टाइल है, रजा जी का एक अलग स्टाइल है, जोगेंद्र दत्ता जी का एक अलग स्टाइल है। तो वो शायद प्रभावित हुए या नहीं हुए, लेकिन मुझे पता नहीं। अब जैसे कौन है वो बंगाली आर्टिस्ट हैं जो बहुत, जिन्होंने तांत्रिक पेंटिंग्स पे बहुत अच्छा काम किया है, तो वो अलग अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं को आर्टिस्ट को प्रभावित करता है कुछ चीजें, कोई शेड्स हो, कोई फिगर्स हो, कुछ हो। तो ऐसा आप कहते हैं कि आप पे कोई असर नहीं पड़ा, आपको किसकी पेंटिंग अच्छी लगी? ये सब में आनंद आया? मेरा तो ये है मानना कि मुझे तो देखो सबका काम अच्छा लगता है, चाहे वो यंग आर्टिस्ट हो या सीनियर आर्टिस्ट हो, क्योंकि मेरे जो हिसाब से ये होता है कि काम कोई भी खराब नहीं होता सर। तो जो भी आर्टिस्ट करता है वो उसमें डालता है सर। मेरे से बहुत आर्टिस्ट की बात होती है हम। जी सर, मैं ये कहता कि हम जहाँ मैं था CCRT में, वहाँ हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की फेलोशिप स्कीम को भी लागू करते हैं। और जो फेलोशिप स्कीम है, सीनियर फेलोशिप, जूनियर फेलोशिप जो दी जाती है आर्ट के बारे में, वो आपको पता होगा। इतने आर्टिस्ट आते थे, यंग आर्टिस्ट, BFA किए हुए, MFA किए हुए, और हर आर्ट अपने आप में लगता था बेसाख्ता चूमने को मन करता था आर्टिस्ट को, कि इतना सुंदर सुंदर मतलब काम, क्योंकि अपनी अलग फीलिंग है और सब अलग अलग थे, सब अलग अलग थे। तो वो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि आर्टिस्ट प्रभावित जरूर करता है, लेकिन अपना एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए जिससे आपकी पहचान बनती है। जी सर, तो मेरा तो ये मानना है कि देखो हुसैन साहब लाइन बड़ी जबरदस्त लगाते हैं, उसकी जो लाइन में बड़ी पावर है, बहुत पावर, बहुत पावरफुल लाइन है उसकी। जो वो पावरफुल ऐसे है कि वो पेंटर भी थे, तो जो बड़े बड़े होल्डिंग बनाते थे जो है, तो जो पावर है वो वर्किंग से आई है उनके अंदर, रेगुलर वर्क करते थे वो रात दिन, तो जो पावर उनकी वहां से आई है वो जो है। रजा साहब का जो अपना एक स्टाइल, वो जो राउंड बिंदी से जो बनाते हैं गोल गोल करके, उनका अपना स्टाइल है। तो सभी आर्टिस्ट का ना अपना अपना स्टाइल है, लेकिन हमें क्या है, किसी के भी आर्टिस्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। अगर अपनी आर्ट के अंदर हमें कुछ करना है नया, तो हमने अपने आप ही को मंथन करना चाहिए। मेरा सोचना ये है कि अपने अंदर जो हमारी आर्ट है, हम कैसे उसको बार बार चेंज करें, किस तरह से अपने मूवमेंट को चेंज करें, क्योंकि वही अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। सर हमें सरप्राइजिंगली ध्रुव नायक जी से या आशीष नेगी जी का तो आया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ध्रुव नायक भी कोई क्वेश्चन करेंगे, कुछ पूछेंगे या कुछ बातचीत बताएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं आज। खैर चलिए, अच्छी बात है। पेन्यूली जी, हाँ, पेन्यूली जी ने जो मिट्टी के कलर बनाए थे, मिट्टी से कलर बनाते हैं, वो एक बहुत अच्छी अभिव्यक्ति थी। पूछना चाहिए था, क्योंकि चलिए
कोई बात नहीं। आप ले दोनों जने, स्वागत है आप दोनों का। मैं ये पूछ रहा था सर, आप इतने देशों में यात्राओं में गए अपनी पेंटिंग्स को लेके, अपनी कलाकृतियों को लेके, तो उस दौरान कोई विशेष अनुभव रहा हो, बहुत खास संस्मरण रहा हो जो आप सुनाना चाहते हो? हाँ सर, हाँ, बहुत अच्छा अनुभव रहा। क्योंकि अभी हमारा जो शो गया था, तो वो गया था पादुआ, इटली के अंदर। फर्स्ट जो शो गया था, ग्रुप शो था, काफी आर्टिस्ट गए थे। तो CCRT ने वो स्पॉन्सर किया था शो। ICCR ने जो है ICCR किया था। कुछ काम जो है हम वहां लेके गए थे उनके थ्रू जो है। मतलब पहला शो तो जो है सर, वो एक वहीं का इटली का एक आर्टिस्ट, मतलब एक जो है बिजनेसमैन था, तो वो खुद लेके गया था सर। तो हमारा खुद लेके गया था वो, और फिक्की से उसने बकायदा सर्टिफिकेट लिया था काम का सबका, कि काम वापस भी आने हैं। नहीं तो क्या होता था, काम जाते थे वापस कभी नहीं आया आर्टिस्टों के, क्योंकि बिना फिक्की की परमिशन ही जाते थे वो, वापस नहीं आते थे। तो उसने स्पेशली पैसा जमा करा के फिक्की में हर काम का फोटोग्राफ जमा कराया, बड़े बड़े बॉक्स बनवाए, सारा काम हमारा गया 8-10 बॉक्स के अंदर, बड़े बड़े बॉक्स के अंदर। वहां हमारा शो हुआ बाकायदा जो है। अच्छा, बहुत बढ़िया इनोग्रेशन हमारा किया। 12-1 बजे इनोग्रेशन, दिन में इनोग्रेशन हुआ वहां पर। हमारे यहाँ तो इवनिंग में होता है। काफी भीड़, हमें लगा कि लोग ही नहीं आ रहे हैं सर। 12 बजने में 2 मिनट थी सर, 2 मिनट तक 1-2 लोग ही थे, बाकी लोग नहीं थे जी। हमें लगा यार अच्छा शो है, हम इतने दूर से आए हैं और आज मतलब कोई पब्लिक ही नहीं है। तो दिन में लग रहा था यार पब्लिक कहाँ गई। जैसे ही हमारे 11 बजे शायद शो था हमारा, तो 11 बजे राइट पूरा हॉल भर गया सर। मतलब टाइम की जो है पंक्चुअल। जी सर, बहुत सेंसिटिव है, बहुत पंक्चुअल है। वो पहले ही आके सिर्फ चाय पानी पीने नहीं आ जाते कि इनॉग्रेशन है तो चाय पानी पकौड़े मिलेंगे, लेकिन वो आते हैं तो जी, वो जो पंक्चुअलिटी थी वो वहां देखी हमने सर, टाइम की। अमेजिंग। 8 बजते थे और सारे मार्केट बंद। अगर हम किसी दुकान के अंदर 8 बजे अगर घुस जाएं, अगर वो 8:01 में हमें कोई बुक लेनी थी वहां पर, तो हमने कहा चलो अभी 8:01 हुआ है, मिल जाएगी बुक आराम से। किसी के यहाँ जाने थे खाने के लिए, तो मैं कहा चलो गिफ्ट दे देंगे सर उनको। वो बुक नहीं मिली हमारे को, क्योंकि 8:01 हो गया था। उनकी जो मशीन थी वो बंद हो चुकी थी, दुकान खुली हुई थी, लेकिन जो टाइम था मशीन का वो 8 बजे का था सर। वो भारत के सरकारी दफ्तरों से सीखा होगा सर उन्होंने ऐसा कुछ। तो ये अगली बार आप जब भट्ट जी को जरूर साथ ले जाएं। टाइम के बहुत वो हैं ढीले हैं, इनको अगर 8 बजे बोले, ये 2 आते 8 बजे, लेकिन 1 हफ्ते बाद आएंगे 8 बजे, लेकिन 1 हफ्ते बाद आएंगे। अच्छा तो फिर हमने पूछा 8 बजे बंद क्यों, तो कहने लगे हमारा ना डिनर का टाइम हो गया है 8 बजे का, सब लोग डिनर करेंगे 8 बजे जाके। तो सर एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाह रहा था जी। मैं सर अपने सर आप मेरे बात पूछ लीजिएगा। मेरा सवाल ये था सर कि मुझे भी कई बार मौका मिला कलाकारों से मिलने का, चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली का हो, मंडी हाउस के बहुत सारे ऑडिटोरियम्स हों, या और भी बहुत शहरों में बड़े बड़े कलाकारों के दर्शन करने का मौका मिला। लेकिन सर आपको देख के लगता ही नहीं आप इतने बड़े कलाकार हैं। बड़े कलाकार लोग क्या करते हैं सर, काम, हाँ नहीं, बड़े कलाकार लोग क्या करते हैं सर, दिखावे के लिए लंबे लंबे बाल कर लेते हैं ताकि लोग उनको कलाकार समझे। और एक अपनी आर्ट सीख रहा हूं। बड़े कलाकार क्या करते हैं कि लंबे लंबे बाल रख लेते हैं ताकि उनको लोग बड़े कलाकार समझे, मोटा मोटा चश्मा पहन लेते हैं ताकि लोग उनको बहुत पढ़ाकू समझे, पीछे से किताबें रख लेते हैं 4-6 ताकि लोग उनको बहुत पढ़ाकू समझे। तो सर आप तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप कैसे कलाकार? ये मैं तो नहीं है, सीख रहा हूँ मैं सर, मैं अभी तक भी सीख रहा हूँ काम आर्ट को। अच्छा। तो मैं तो कभी तो बड़ा मानता नहीं कि बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज है सर जिसकी कोई लिमिट नहीं है सीखने की। बिल्कुल, उसकी कोई डिग्री खत्म होने वाली चीज नहीं है जी। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मतलब डिग्री कभी खत्म होती नहीं है, या सीखता रहता है हमेशा आदमी। एक वाकई सर जो है, जब मैं फर्स्ट टाइम जो वेनिस हम लोग गए, वहां पे वेनिस उतरे जी, तो मुझे ऐसा लगा उतरने के बाद में, जैसे हम ट्रेन से गए थे, ट्रेन से उतरे और सामने तो हम बिल्कुल गली में पानी, सारा पानी पानी नजर आया जी। तो मुझे ये ऐसा फील हुआ कि हम तो जन्नत में आ गए हैं यार। मतलब सब गलियों में पूरा पानी भरा हुआ था जी।
तो फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि हर आर्टिस्ट को जो ना इटली जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जो मूवमेंट था सर वो मैं जिंदगी भर इटली से। जी सर, हिंदुस्तान में बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इटली के सर, यहीं रहते हैं अब वो। हाँ, सवाल सर, ये आपके जो समर्थक हैं, आपके प्रशंसक हैं अल्फी चौहान कोई, ये कह रहे हैं कि सुरेश सर इज ए वेरी सिंपल एंड ग्रेट पर्सन, और लगातार उनके कमेंट आ रहे हैं आपकी प्रशंसा में। आज शो के दौरान सुरेश कहते हैं आई एम स्टिल लर्निंग, और फिर एक और उनका कमेंट है कि एवरी ग्रीन लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ। तो मुझे ये अल्फी चौहान जो भी हमारे दर्शक हैं, मैं ये अनुरोध करूंगा कि रोज शो को देखें, केवल आज ही ना देखें, और रोज कमेंट करें, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग कुछ दिन आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो अपना हमारा कोशिश है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जुड़े रहते हैं, गड़ी में सब लोग वाच करते हैं, कोई शो हम लगाते हैं तो वाच करते हैं, तो जो रेगुलर ये आर्टिस्ट को वाच करते हैं, काम को वाच करते हैं, तो वो तो कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे ही, तो रेगुलेटर में रहते हैं। जो टीवी जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी सेमवाल जी, क्या सर कुछ कह, आवाज नहीं आई, भोगुना जी कुछ कह रहे थे। भोगुना जी की आवाज क्लियर नहीं आई, आप पूछ लीजिए तब तक, उनकी आवाज कट के आ रही है। मेरा आप दोनों से प्रश्न है कि भट्ट जी कुछ कह रहे थे कि बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, मोटा मोटा चश्मा लगाते हैं, पीछे किताबें रख लेते हैं मोटी मोटी, तो वो मेरी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे थे, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आपसे है कि आप जो हमें टाइम की बात बता रहे हैं, तो हमें इंडिकेट तो नहीं कर रहे कि 1 घंटा 21 मिनट हो गए हैं, आपका 1 घंटे का शो था, वो इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम हो गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो रहा है। नहीं, आर्टिस्ट की एक विधा होती है, बड़े स्टाइल में बोलते हैं वो आर्टिस्ट, बड़े स्टाइल में बोलते हैं आर्टिस्ट, डायरेक्ट कभी किसी की इंसल्ट नहीं करते आर्टिस्ट, बड़े कातिलाना ढंग से बोलते हैं। जी सर, टाइम बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मेरा प्रोग्राम संस्कार भारती प्रोग्राम था, 1 घंटे का जो है, फोन आया सुरेश जी चुप हो जाओ यार, हो गया 1-1.5 घंटा हो गया है, तो मैंने कहा यार अभी तो 10 मिनट हुए हैं। तो मतलब आर्टिस्ट क्या है कि जब चर्चा करता है तो टाइम का तो लिमिटेशन है ही नहीं सर, और टाइम को किसी चर्चा के अंदर टाइम बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, तो कुछ चीजें ऐसी होती, चर्चा ऐसी होती है वो अधूरी रह जाती है। फिर समय को बांध कौन पाया सर, इसीलिए तो काल इज कॉल्ड महाकाल। जी सर, राइट सर। हमारे टीवी जनपद में भगवान जी कुछ पूछ रहे हैं। जी, हमारे टीवी जनपद के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं एसपी श्री प्रसाद सेमवाल जी, वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। जी बढ़िया सर, बढ़िया। और मैं सर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुगुणा जी और मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम को मनोरंजक बनाने के लिए, ताकि दर्शक बोझिल न महसूस करें भारी भरकम बातों से, तो हम थोड़ा सा आपस में इस तरह का तालमेल रखते हैं कि ये बहुत पहले हमारे टाइम में प्रोग्राम चलता था, चेरी ब्लॉसम नॉक झोंक। जी जी, ये हमारे नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह का मिला जुला रूप है बहुगुणा जी, तो बीच बीच में जो है ये जरूरी है। तो सर आप वैसे वाकई काफी टाइम हो गया, 1.5 घंटा होने को, तो सर हम चाहेंगे कि आप हम अंतिम कुछ क्षणों में है शो के, तो आप कुछ और कहना चाहें हमारे दर्शकों को और हमारे बच्चों को, कुछ टिप्स देना चाहें कला के रूप में कि कैसे वो अच्छे कलाकार बन सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखें और क्या बातें बिल्कुल ना करें। नहीं सर, बहुत बढ़िया आपने, हम तो पुनः बुलाना चाहेंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल किया सर, ये बहुत देर से मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो, ताकि कुछ ऐसा सवाल आए, ताकि कुछ बात जो अपनी बात जो बच्चों तक डायरेक्ट पहुंचानी है वो पहुंचा सकूं मैं। जी। पहला तो मेरा यही है, देखो बच्चों से जो आर्ट के अंदर अवेयरनेस अगर हमें पैदा करनी है, तो हर बच्चे को हमें आर्ट उन बच्चों तक पहुंचानी होगी। पहले स्कूलों के अंदर भी हमें आर्ट बुक रखनी होगी, आर्ट के मॉडल रखने होंगे, जो हमारे कैलेंडर प्रथा है उसको हमें खत्म करना होगा और हमें आर्ट पीस वहां लगाने होंगे। बच्चों को स्कूल से निकालकर म्यूजियम में ले जाना होगा, बच्चों को प्रदर्शनी के अंदर ले जाना होगा। जब तक हम बच्चों को मॉन्यूमेंट्स हैं वो जब तक वहां भी ले जाना होगा उन बच्चों को। तो मैं तो यही कहूंगा जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी आर्ट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या जो
अथॉरिटीज हैं वो बच्चों के लिए इस तरह के मूवमेंट पैदा करें ताकि बच्चे जो है जा पाए, म्यूजियम में जा पाए, एग्जीबिशन में जा पाए, आर्ट के जो कंपटीशन जो बाहर होते हैं वहां जा पाए। तो इस तरह के जो है प्रोग्राम में ना बच्चे को जाना चाहिए, भेजना चाहिए उन बच्चों को। बहुत सारे बच्चे आर्ट में इतने अच्छे होते हैं लेकिन वो बेचारे जा ही नहीं पाते, कहीं कुछ देख ही नहीं पाते। जब तक वो आर्ट को देखेंगे तो वो आर्ट के अंदर मतलब आर्ट उनकी अच्छी है लेकिन वो फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं। बहुत सही बात है ना। तो वो चीजें, मेरा तो यही कहना है कि वो चीजें ना छूटनी नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसी स्कीम निकालें ताकि उनको म्यूजियम घुमाया जा सके। दिल्ली गवर्नमेंट वैसे जो है वो टूर निकालती है लेकिन वो क्या करते हैं, जो टूर वाले होते हैं वो किसी गार्डन में छोड़ देंगे, इंडिया गेट में छोड़ देंगे, भाई घूम लो, इंडिया गेट घूम लो। रोज बाग में छोड़ देंगे, भाई वहां रोज होंगे या नहीं होंगे लेकिन घूम जाओ भाई, 2 दिखा दिए, टाइम पूरा हो गया, चलो जी स्कूल में चलो बच्चों को लेके। तो ये जो चीजें हैं सर इनको तोड़ना होगा, मतलब ये जो अवेयरनेस है इसको फैलाना होगा। और मैं तो ये चाहूंगा जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं जो आर्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डांस से हो, चाहे वो ड्रामा से हो, चाहे वो म्यूजिक से हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो मूर्तिकार हो, ये सब चीजें स्कूल में लागू होनी चाहिए। अगर हमारे जो है हमें इन बच्चों के अंदर अवेयरनेस और उनके जो भविष्य को देखते हुए, उनकी क्रियाशीलता को देखते हुए, उनके जो नेगेटिव पन को देखते हुए, ये सब चीजें हमें लागू करनी पड़ेगी हर स्कूल के अंदर। तो ये तो लागू करें तो ज्यादा अच्छा। मैं तो ये मैसेज देना चाहूंगा कि सब चीजें ना लागू होनी चाहिए स्कूल के अंदर और एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए ड्राइंग का जो है उसमें, चाहे वो क्ले मॉडलिंग भी हो, चाहे वो डांस का भी उसके अंदर हो, चाहे वो म्यूजिक का भी उसके अंदर हो एक्टिविटी, जैसे हम पब्लिक स्कूल में देखते हैं। तो ये चीज। जी सर बोलिए सर। सुरेश जी, आपके चूंकि आपने मिट्टी में भी काम किया, स्टोन में भी काम किया और मेटल में भी काम किया, मेरी रुचि जो है वो इस देश के पत्थरों पर है। पत्थर। जी सर। आपके विचार से कितने किस्म के पत्थर भारत में होंगे? सर देखो पत्थर जो ना बहुत तरह के होते हैं। अभी क्या था, आप मुझे अभी याद, क्योंकि मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके घड़ी के नजदीक यदि अब थोड़ा हम और आगे चले जाएं, मानेसर में एक संस्थान है जो इस देश के पत्थरों पे स्टडी कर रहा है। मैं उसका नाम भूल गया, जब मैं जॉब में था तो मुझे पता चला था और मैं जाना चाहता था वहां पे। वो पत्थरों पे उन्होंने किताब भी निकाली है, स्टोन्स ऑफ इंडिया। जैसे ये भटजी और बहुगुणा जी जो ये उत्तराखंड से हैं, यहाँ का पहाड़ जो है वो बड़ा मुरमुरा, बहुत फ्रेजाइल पहाड़ है, इसलिए वहाँ लैंडस्लाइड होते हैं, इसलिए मार्ग अवरुद्ध होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। साउथ में आप चले जाएं तो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग है। तो मेरी रुचि कि आप मुझे कुछ गाइड कर पाए कि पत्थर का वो इंस्टीट्यूट का एड्रेस मिल जाए और पत्थरों के बारे में पता चल जाए कि इस देश में पत्थर कितने किस्म की है। मिट्टी तो हम जानते हैं, मिट्टी किताबों में पढ़ते हैं कितनी किस्म की मिट्टी होती है, ये होता है, पर पत्थर कितने किस्म के हैं? क्या होता है सर, जैसे ना हमारी तो रुचि मेन क्या रहती है कि जो हमारे काम की जो चीज होती है ना हम उसी को लेते हैं। जैसे सैंडस्टोन हो गया, सैंडस्टोन के अंदर जैसे रेड सैंडस्टोन हो गया, जो कोटा स्टोन हो गया, यो येलो येलो आता है, ब्लैक मार्बल हो गया, व्हाइट मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, तो पिंक मार्बल हो गया, एक अंबा स्टोन आता है वो हो गया। तो जो चीजें हमारे काम के सर हम ना उन्हीं तो ज्यादा भागते हैं क्योंकि यही पत्थर जो है कार्विंग के लिए होते हैं। जो इटालियन मार्बल हो गया, पत्थर की किस्म तो बहुत सारी होगी सर, लेकिन हमें तो इन्हीं सबसे वास्ता पड़ता सर जो मैंने नाम लिया ना। जानने का मतलब था कि कहीं आपको पता चले पत्थरों के बारे में तो जरूर मुझे सूचित करिएगा, मेरी रुचि है थोड़ी सी पत्थरों को लेकर। नंबर है आपका, मैं जरूर बताऊंगा आपको। जी जी जी। हमारे यहाँ तो मेला भी होता है, पत्थर मारते हैं एक दूसरे को, भगवान देवीधुरा में तो पत्थर तो मेला है, एक दूसरे का सर फोड़ते हैं पत्थर मार मार के, खेल होता है। देखो पत्थर जब तक हम पत्थर को टच नहीं करेंगे, उसके नेचर को जानेंगे नहीं, तब तक पत्थर में काम करने का मजा भी नहीं आता। कुछ पत्थर बहुत हार्ड होते हैं, क्रीम की तरह होते हैं। जी आखिरी सवाल पूछ लीजिए आप। जी सर। सवाल नहीं है, प्रसाद सेमवाल जी जो मुख्य शिक्षा अधिकारी है टिहरी के, जोशी सर को प्रणाम कह रहे हैं। कह रहे हैं आपके 2017 में उदयपुर में कार्यशाला में मिले थे, आपको प्रणाम कर रहे हो। जी मेरा भी नमस्कार सर, मेरा भी नमस्कार। नहीं क्या करें सर, क्या करें? हमारे मुख्य कोई सज्जन हमारे प्रोग्राम में आए थे। अच्छा 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 अच्छा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, सेमवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो शो में रहकर मैंने कोरोना के लिए बनाई थी सर, ये सेफ्टी के लिए। वाह वाह वाह, लॉकडाउन का दिखाया था इसके अंदर। जी जी जी, ये जब चल रहा था मैंने इसको शुरू किया था, मैंने फर्स्ट पेंटिंग थी मेरी ये कोरोना के ऊपर ही जो है। तो एक आर्टिस्ट के अंदर एक विचार भी पैदा हो जाते हैं यार, कुछ करें, अवेयरनेस फैलाएं, किससे फैलाएं इसको जो है। तो ये सब जगह सोशल मीडिया वगैरह मैंने डाली सर। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आज के आनंद की जय हो और आपकी भी जय हो कि आप जो है हमारे जय हो सर। आपकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब सफल हो, खूब आपके शो जाएं। जी जी जी, आज से हमारे और इस शो की भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपकी सरलता का मैं बहुत कायल हुआ सर। आप जितने सहज अंदाज में अपने कला के देखो सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जब तक आर्टिस्ट जो है एक सज्जन, मतलब ये बताओ ना, जैसे सबसे बड़ी बात वही है कि एक आर्टिस्ट के अंदर सरलता बहुत जरूरी है। आर्टिस्ट, मेरा तो सोचना यही है कि देखो आर्ट पैदा तभी होती है जब हम उसको नीचे दर्जे से देखें उसको जो है। एक सज्जन पुरुष होना सबसे बड़ी बात है, और उसके लिए आर्ट जब भी पैदा होगी उसके अंदर जो है। हाँ, वो कह रहे हैं कि केवल बाल बढ़ा लेने से या कुछ और कर लेने से आर्टिस्ट नहीं बन जाता है, उसके लिए रमना पड़ता है, खपना पड़ता है, कला के फील्ड में करना पड़ता है, वो ये कह रहे हैं। ठीक है सर, हम आपके आभारी हैं सर। आप सर ने बहुत सी नई बातें सीखी। धन्यवाद जी का बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। खासकर जो आपकी कलाकृति थी सर, वो तो बहुत ही लाजवाब थी। उसके बारे में हम क्या कहें, क्योंकि हम भी अगर मौका मिले तो गढ़ी जरूर आइए सर। जी जी जी, बिल्कुल। वहाँ बड़े बड़े स्टोन, स्कल्पचर और मेटल के और फाइबर के काफी सारे मैं दिखाऊंगा आपको जो है। जी जी जी, जोशी सर कभी लेके आएंगे, इनकी कृपा रहेगी सर की तो हम निश्चित रूप से आएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई शक नहीं। दोस्तों, साथियों से कल ठीक 7 बजे हम फिर से आपके साथ होंगे। और कल हमारे साथ इस शो में होंगे रामनगर नैनीताल से महेंद्र सिंह सैनी जी। सैनी जी भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छे पेंटर हैं, और वो अर्पण वाला व्यक्तित्व के शिक्षक हैं। अभी पिछले साल राज्यपाल ने उन्हें उनके बेहतरीन शैक्षिक कार्यों के लिए पुरस्कृत भी किया है। और वो बहुत अच्छे स्काउटर हैं, बहुत कमाल के उनके अनुभव हैं। कल हम महेंद्र सिंह सैनी जी के साथ होंगे ठीक 7 बजे से। तो आज हम सुरेश जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। जी, बहुत आभार। टीचर शो की ओर से जोशी सर का आभार है, बहुगुणा जी का आभार है, और सबसे ज्यादा आभार है हमारे इन चाहने वालों का, इन हजारों देश भर के शिक्षकों का, दर्शकों का, जो लगातार बने रहते हैं अपने काम छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के हमारे शो में, और लगातार कमेंट करते हैं, लगातार हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो हम आपकी वजह से ही ये शो कर पा रहे हैं, आपके लिए ही ये शो कर रहे हैं। तो इसी तरह बने रहिए और हमें छोड़िए मत, ताकि हम इसको आगे बढ़ाते रहें। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर हो सकता है हम भी निराश हो जाएं, हम भी बैठ जाएं घर में कि नहीं अब नहीं करना, टीचर शो बहुत हो गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं होने देंगे, शो को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, शब्बा खैर, बहुत अच्छी।